नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी की जो किताब आती है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आज के लेक्चर में हम उत्तराखंड का जो पहला चैप्टर है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा उत्तराखंड राज्य है ये आपके उत्तर प्रदेश से 13 हिमालयी जनपदों को अलग करके 9 नवंबर 2000 को हमारे राज्य का निर्माण किया गया था। और हमारा राज्य जो बना था ये आपके 27वें नंबर का राज्य बना था। और अगर हिमालयी राज्यों के क्रम में देखें तो हमारा राज्य आपके 11वें नंबर का राज्य बना था। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे अंत में कौन सा हिमालयी राज्य बना था, तो भी ध्यान रखना आपका उत्तराखंड बना था। जब हमारा राज्य का निर्माण हुआ था 9 नवंबर 2000 को, तो उस समय हमारे राज्य का नाम आपको उत्तरांचल रखा गया था। और 31 दिसंबर 2006 तक हमारे राज्य का नाम उत्तरांचल ही था। लेकिन 1 जनवरी 2007 से हमारे राज्य का नाम उत्तराखंड संसद के द्वारा इसको चेंज करके इसका नाम उत्तराखंड रख दिया गया है। फिर गठन के बाद उत्तराखंड में आपके 2001 में हमारे जो राज्य चिन्ह या यूं प्रतीक चिन्ह है उनका निर्धारण किया गया था। तो आपसे पूछ सकते हैं जो हमारे राज्य चिन्ह है इनका निर्धारण कब किया गया था, तो 2001 में ध्यान रखना। जो उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है ये आपके इसमें हमारी जो शासकीय कार्य होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस राज्य चिन्ह में हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक स्वरूप की झलक देखने को मिलती है। और इसमें ये जो ये है ये गोलाकार मुद्रा में इसमें 3 पर्वत चोटियों को दिखाया गया है। और इसमें आपकी 4 गंगा की लहरें उखेरी गई है। और इसके बीच में आपकी अशोक की लाट अंकित की गई है। और जो ये अशोक की लाट है इसके बीच में आपके इसके अशोक की लाट के नीचे आपके सत्यमेव जयते लिखा गया है। और जो ये सत्यमेव जयते हैं ये आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ध्यान रखना राज्य के चिन्ह के बारे में राज्य के चिन्ह के बारे में क्या क्या ध्यान रखना। एक तो 2001 में इसका निर्धारण किया गया था। इसमें हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक स्वरूप की झलक देखने को मिलती है। 3 पर्वत चोटियों को दिखाया गया है, 4 गंगा की लहरें उखेरी गई है। और बीच में अशोक की लाट है और इसके नीचे आपके सत्यमेव जयते लिखा गया है। और ये सत्यमेव जयते आपके मुंड को उपनिषद से लिया गया है। राज्य चिन्ह के बारे में इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। जो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है ये आपका ब्रह्म कमल है। और जो ये ब्रह्म कमल ये आपके मध्य हिमालय के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। और ये आपके 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई में ब्रह्म कमल आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये हमारा उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, ध्यान रखना। और ये ब्रह्म कमल ये आपके एस ट्रेसी कुल का मेंबर है, या यूं बोले कि एस ट्रेसी फैमिली का मेंबर है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये आपका सो सूर्या अभय वेलेटा है। और उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां देखने को मिलती है। अब पूरे विश्व में 210 प्रजातियां देखने को मिलेगी। और इसके उत्तराखंड इसके अलावा भी ब्रह्म कमल के अलावा उत्तराखंड में बहुत सारी इसकी प्रजातियां देखने को मिलती हैं। जैसे आपके सो सूर्या ग्रामीनोफोलिया मिलता है, सो सूर्या लंपा मिलता है, सो सूर्या सीमे सोनिया मिलता है, सो सूर्या ग्रासो फिपेरा मिलता है। तो ये आपके उत्तराखंड में ये प्रजाति इसकी प्रमुख प्रजातियां किसकी, ब्रह्म कमल की। जो ब्रह्म कमल ये आपके बैंगनी रंग का होता है। और ब्रह्म कमल के साथ आपके जो फैन कमल हो गया, कस्तूरा कमल हो गया, ये भी आपके बैंगनी रंग के होते हैं। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल ये किस रंग का है, तो ध्यान रखना बैंगनी रंग का है। और ब्रह्म कमल आपके जो देखने को मिलते हैं ये आपके फूलों की घाटी में भी आपको देखने को मिलेगा। केदारनाथ में भी आपको देखने को मिलेंगे। शिवलिंग वेस या पिंडारी ग्लेशियर में भी आपको देखने को मिलते हैं। या यूं बोले कि सबसे ज़्यादा उत्तराखंड जो ब्रह्म कमल ये कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखना फूलों की घाटी, केदारनाथ, पिंडारी ग्लेशियर में सबसे ज़्यादा ब्रह्म कमल देखने को मिलते हैं। और स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल को आपके कौल पदम के नाम से जाना जाता है। और जो हमारे ब्रह्म कमल है, इसका उल्लेख आपके वेदों में भी मिलता है। और जो महाभारत का जो वन पर्व है इसमें ब्रह्म कमल को आपके सौगंधित पुष्प के नाम से इसको संबोधित किया गया है। और ऐसी मान्यता है कि जो केदारनाथ में भगवान शिव का जो मंदिर है यहाँ पे इसको अर्पित किया जाता है। और इसको आपके प्रसाद के रूप में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसको बांटा जाता है। और जो ब्रह्म कमल है इसकी जो ऊंचाई है आपके 70 से 80 सेंटीमीटर है। और ये आपके जो जुलाई से सितंबर के महीने में ये आपके खिलता है। और ये बैंगनी रंग का है। और इसमें अब ये जो ब्रह्म कमल है ये आपके गुच्छ, इसका जो पुष्प होते हैं गुच्छ के रूप में खिलता है, यानी अलग अलग टहनियाँ से निकलता है। इसमें बहुत सारे गुच्छे निकलते हैं। जिस समय ये फूल खिलते हैं उस समय पूरा वातावरण यहाँ सुगंध से भरा जाता है। तो राज्य पुष्प के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है आपको, तो पहले तो ये ध्यान रखना राज्य पुष्प जो है ये आपका ब्रह्म कमल है। और ये आपके मध्य हिमालय के क्षेत्र में देखने को मिलता है। और ये आपके 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई में देखने को मिलेगा। और ये आपके एस ट्रेसी कुल का मेंबर है। और उत्तराखंड में इसकी कुल 24 प्रजातियां देखने को मिलती है। और इसका जो रंग है ये आपके बैंगनी प्रकार का है। और ये आपके फूलों की घाटी, केदारनाथ, पिंडारी ग्लेशियर, शिवलिंग बेस में देखने को मिलता है। और स्थानीय भाषा में इसको कौल पदम कहते हैं। और ब्रह्म कमल का आपका वेदों में भी उल्लेख मिलता है। और महाभारत के वन पर्व में इसको सौगंधित पुष्प के नाम से संबोधित किया गया है। और जो भगवान केदारनाथ का जो मंदिर है या भगवान शिव का जो मंदिर है वहाँ पे इसको अर्पित किया जाता है या वहाँ पे उसको चढ़ाया जाता है। और इसकी ऊंचाई आपके 70 से 80 सेंटीमीटर है। और ये आपके 3 माह में ये फूल खिलते हैं, जुलाई से सितंबर के बीच। और ये बैगनी रंग का है। तो इतनी बातें आपको ब्रह्म कमल के बारे में ध्यान रखना है।
जो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है ये आपकी मोनाल है। और मोनाल को आपके हिमालय के मयूर के नाम से भी जाना जाता है। और जो मोनाल है ये आपके संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलती है। और ये आपके 2500 से 5000 मीटर की हाइट में आपके घने जंगलों में हमारी मोनाल देखने को मिलेगी। और जो मोनाल और डफिया डफिया ये आप एक ही प्रजाति के पक्षी हैं। और मोनाल जो है ये आपका मादा पक्षी है, जबकि डफिया आपका नर पक्षी है। यानी जो मोनाल है ये आपका फीमेल है और जो डफिया है ये आपका मेल है। और जो मोनाल है ये आपका उत्तराखंड का तो राज्य पक्षी है ही। लेकिन उत्तराखंड राज्य के साथ साथ जो हमारा जो पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश, उसका भी ये राज्य पक्षी है। और जो हमारा जो पड़ोसी राष्ट्र है नेपाल, जिसके साथ उत्तराखंड की बाउंड्री लगती है, इसका भी ये राष्ट्रीय पक्षी है। मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है ये आपका लोपोफोरस इम्पीजेनस है। और इसकी जो इसकी मुख्य प्रजातियां देखने में मिलती है: इपेलस, इपेलस स्केलेट्री, ल्यूरी और ल्यूपोफोरोएंस इसकी मुख्य प्रजातियां हैं। या यूं बोले कि इसकी 4 प्रजातियां हैं। और जो मुनाल है इसको स्थानीय भाषा में आपके मुनियाल मुनाल के नाम से जाना जाता है, या स्थानीय भाषा में इसको मुनाल के नाम से जाना जाता है। और ये आपको उत्तराखंड के अलावा आपके कश्मीर में भी देखने को मिलती है, असम में भी देखने को मिलेगी, नेपाल में भी देखने को मिलती है। और इसका जो रंग होता है ये रंग बिरंगी होती है। इसका रंग मिश्रण होता है, ये नीले काले धब्बे इसमें देखने को मिलते हैं। और इसकी जो पूंछ होती है ये हरी रंग की होती है। और मोर की तरह इसके नर के सिर पर आपके एक रंगीन कलगी होती है, जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। लेकिन इसकी खास बात है कि घोंसला नहीं बनाती है। और ये आपके चट्टानों और पेड़ों के छिद्र में ही अंडे देती है। और ये आपके कीड़े मकोड़ों और आलू को ये विशेष रूप से पसंद करती है, और इसलिए आलू को ये ज़्यादा नुकसान भी करती है। और पूछ सकते हैं कि आलू किस फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो आलू को पहुंचाती है, क्योंकि आलू को ये पसंद ज़्यादा करती है। और इसकी जो मांस और खाल है इसके के कारण इसका अधिक शिकार किया जाता है। और इस वजह से इसकी जो संख्या दिनों दिन घट रही है। और IUCN के जो रेड डाटा लिस्ट है, इसमें इसको शामिल किया गया है, लाल सूची में इसको शामिल किया गया है। तो इस उत्तराखंड की जो राज्य पक्षी है मोनाल, इसके बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना। एक तो ये ध्यान रखना कि जो उत्तराखंड की राज्य पक्षी आपकी मोनाल है। और इसको आपके हिमालय के मयूर के नाम से जाना जाता है। और ये आपकी 2500 से 5000 की मीटर की हाइट में देखने को मिलेगी, और संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में ये देखने को मिलती है। और मोनाल और डफिया जो है ये आपकी एक ही प्रजाति के पक्षी है। जो मादा है ये आपकी फीमेल है और जो नर है ये आपका मेल है। और ये हिमाचल का राज्य पक्षी है, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है आपका लोफोफोरस इम्पीजेनस है। और इसकी 4 अन्य प्रजातियां भी है। और ये आपके उत्तराखंड के अलावा कश्मीर, असम, नेपाल में भी देखने को मिलती है। और स्थानीय भाषा में इसको मुनियाल और मुनाल के नाम से जाना जाता है। और ये आपकी रंग बिरंगी देखने को मिलती है, और इसकी पूंछ जो होती है हरी रंग की होती है। और ये आलू को विशेष रूप से पसंद करती है। और IUCN की सूची में लाल श्रेणी में इसको रखा गया है। यानी यूँ बोलें कि IUCN की जो रेड लिस्ट आती है उसमें इसको शामिल किया गया है। तो इतनी बातें आपको मोनाल के बारे में अधिक ध्यान रखनी है। जो उत्तराखंड का जो राज्य पशु है ये आपका कस्तूरी मृग है। और ये भी आपको 3600 से 4400 मीटर की हाइट में देखने को मिलते हैं। और इसका बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता है। और अवैध शिकार की वजह से इसका जो ये आपके विलुप्त के कगार पर पहुंच चुका है। और जो कस्तूरी मृग है ये आपके केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जनपद में देखने को मिलेंगे आपको। और इस मिर्ग की 4 प्रजातियां पाई जाती है। और उत्तराखंड के अलावा ये आपके कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम राज्यों में भी देखने को मिलती है। और जो कस्तूरी मृग है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है आपका मास्कस क्राइसोगास्टर है। तो ध्यान रखना, इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकते हैं। और इसको आपके हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो रंग होता है ये आपका भूरा होता है। और इसमें भी काले पीले धब्बे देखने को मिलते हैं। और इसकी जो ऊंचाई होती है आपके 20 इंच के आसपास होती है। और इसके पैर जो होते हैं 4 खुर होते हैं। और नर मिर्ग की जो पूंछ होती है वो छोटी होती है, लेकिन बाल रहित होती है। इसकी ऊंचाई जो आपकी 20 इंच होती है। और इसका जो वजन होता है ये आपके 10 से 20 किलोग्राम के आसपास होता है। तो वजन ये आपसे पूछ सकते हैं, तो वजन पूछेगा नहीं। और इसमें खास बात ये है कि इसके सींग नहीं होते हैं, और यह इसके 2 बड़े बड़े दांत होते हैं जो बाहर की तरफ निकले होते हैं। और इन्हीं दांतों से ये अपनी आत्म रक्षा करती है, अपनी सुरक्षा करती है। और इसकी जो एवरेज एज है ये आपकी 20 साल है। और इसके जो गर्भधारण की जो टाइम है ये आपका 6 महीने है। और एक ही मृग को जन्म देती है। और जो कस्तूरी होती है आपके नर मृग में पाई जाता है। ये आपके मादा में नहीं मिलता। कस्तूरी जो होती है केवल आपके नर मृग में पाया जाता है। और इसका जो निर्माण होता है ये आपके 1 साल से अधिक
जो एज के जो मृग होंगे उनके जननांग के समीप एक ग्रंथि में इसका निर्माण होता है और ये आपकी गांठ नुमा थैली में एकत्रित होता है। और इस गांठ का ऑपरेशन कर गाढ़े द्रव्य के रूप में कस्तूरी को प्राप्त किया जाता है। और इस मृग से एक बार में सामान्यतः आपके 30 से 50 ग्राम के आसपास कस्तूरी प्राप्त की जाती है। और ये 3-3 साल में इसका निर्माण होता है, कस्तूरी प्राप्त की जाती है। और इस कस्तूरी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है क्योंकि इसकी सुगंध जो होती है बहुत अच्छी होती है। इस वजह से लोग इसका शिकार करते हैं और इसलिए हमारा जो कस्तूरी मृग है ये संकट के श्रेणी में आ गया है। और ये आपकी इसकी जो सुगंध होती है बहुत ज़्यादा होती है और इसका इस्तेमाल आपके अन्य चीज़ों में भी किया जाता है, जैसे दमा के इलाज में भी किया जाता है, निमोनिया में किसी को दिक्कत है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। हृदय रोग के जो जिनको दिक्कत है उनके लिए भी इसका इस्तेमाल किया होता है, टाइफाइड हो गया, मिर्गी हो गया या बांक्रा यूरिस जैसे बीमारियां होती है, रोग होते हैं, उसके औषधि के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसकी मांग भी ज़्यादा है, डिमांड भी ज़्यादा है और इसका अवैध शिकार भी होता है। और इसके अवैध शिकार के कारण ही हमारी इसकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है और इसका लिंग अनुपात भी लगातार तेजी से गिर रहा है। और इसको बचाने के लिए आपके सबसे पहले 1972 में आपके यूपी के गवर्नमेंट ने चमोली में आपके केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की थी, जो कि आपके 75.20 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये आपके कस्तूरी मृग बिहार की स्थापना के लिए इसको स्थापित किया गया था। जो मैरूडी कस्तूरी मृग है ये आपके बागेश्वर में स्थित है और इसका गठन आपके 1977 में किया गया था। और ये भी आपके कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए इसका स्थापना की गई थी। जो अस्कोट अभयारण्य है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में और इसका गठन आपके 1986 में किया गया था। और इसका गठन भी आपके इसे कस्तूरी मृग को बचाने के लिए किया गया था। और जो कांचुला कर्क है ये आपके चमोली में और यहाँ पे भी आपके कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। और 2008 में कस्तूरी वन्य उत्तराखंड वन्यजीव की गणना के अनुसार इसकी जो आबादी है आपके मृगों की जो आबादी है आपके 376 थी, जिसमें से आपके 258 को आपके सुरक्षित क्षेत्र में थी। तो ये उत्तराखंड के जो कस्तूरी मृग उसके बारे में पूछा गया था और इसको बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। तो तो पहले तो ध्यान रखना, जो उत्तराखंड का जो राज्य पशु है ये आपका कस्तूरी मृग है। और ये आपके 3600 से 4400 मीटर की हाइट में देखने को मिलता है। और ये आपके केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में बहुत ज़्यादा ज़्यादा इन क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये आपके 2000 से 5000 मीटर की हाइट में देखने को मिलेगी और इसकी 4 प्रजातियां अभी पाई जाती है। और उत्तराखंड के अलावा आपके कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम में भी देखने को मिलती हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है आपका मास्कस मास्कस गास्टर है। और इसको आपके हिमालय मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका रंग आपका भूरा और इसकी ऊंचाई जो लगभग 20 इंच है। और इसका जो वजन है ये आपका 10 से 20 किलोग्राम के आसपास होता है। और ध्यान रखना इसके सींग नहीं होते, आत्मरक्षा के लिए इसके दो बड़े बड़े दांत होते हैं। और इसकी जो एवरेज एज है आपके 20 साल है और 6 माह की अवधि में इसका गर्भधारण का जो टाइम रहता है 6 माह रहता है। और जो कस्तूरी प्राप्त होती है केवल आपके नर मृग से प्राप्त होती है। और इसका जो निर्माण होता है आपके 1 साल के अंतर्गत होता है। और ये आपके एक गांठ नुमा थैली में ये जमा हो जाती है। और इस एक एक बार में जो कस्तूरी प्राप्त होती है आपके 30 से 45 ग्राम की कस्तूरी प्राप्त होती है। और हर 3-3 साल के अंतराल में ये कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है। और इसका जो कस्तूरी का जो इस्तेमाल किया जाता है, ये प्राकृतिक रसायन मतलब इसकी जो सुगंध होती है बहुत अच्छी होती है। और इसका इस्तेमाल आपके बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए भी किया जाता है, जैसे आपके टाइफाइड हो गया, मिर्गी हो गया, हृदय हो गया, निमोनिया हो गया, इनके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसको बचाने के लिए इसको सबसे पहले प्रयास किया गया था आपके 1972 में किया गया था, यूपी के गवर्नमेंट के द्वारा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और इन्होंने 1972 में आपके चमोली में आपके केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की थी, जो कि आपके कस्तूरी मृग बिहार से संबंधित है। फिर 1972 में आपके 1977 में आपके कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। फिर अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी 1986 में। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर आपके कांचूला करके जो कि चमोली है, यहाँ पे आपकी कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। 2008 में इसकी जनगणना की गई थी और इनकी संख्या आपके 376 ही थी। तो ये आपके उत्तराखंड का जो राज्य पशु है इसके बारे में आपको जानकारी ध्यान रखनी है। ये उत्तराखंड का एक मानचित्र दिया गया है और इसमें बहुत सारे सवाल आपके बन सकते हैं। जैसे आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद कौन है। तो आपको सबसे उत्तरी जनपद आपको उत्तरकाशी दिख रहा होगा। सबसे दक्षिणी जनपद जो है आपको उधम सिंह नगर है। सबसे पूर्वी जनपद जो है ये आपका पिथौरागढ़ जनपद है और सबसे पश्चिमी जनपद आपका देहरादून जनपद है। तो आपसे 4 सवाल तो यहीं से पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद कौन है, पश्चिमी जनपद कौन है, दक्षिणी जनपद कौन है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन ध्यान रखना, पश्चिम में देहरादून है, पूर्व में पिथौरागढ़ है, उत्तर में उत्तरकाशी, दक्षिण में आपका उधम सिंह नगर है।
और जो इसमें कई बार बाउंड्री भी पूछ लेते हैं कि किस देश के साथ कौन से जनपद की सीमा लगती है। तो हमारी जो उत्तराखंड की जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है, एक तो चाइना के साथ बनाते हैं, एक नेपाल के साथ बनाते हैं, और चीन के साथ जो उत्तराखंड के जो तीन सबसे बड़े जनपद है ये सीमा साझा करते हैं। एक तो उत्तरकाशी जनपद की सीमा लगती है, दूसरी आप देख रही है चमोली की सीमा भी आपके चाइना के साथ लग रही है, और तिब्बत की पिथौरागढ़ से भी इनकी बाउंड्री साझा हो रही है। तो उत्तराखंड के तीन जनपद ऐसे हैं जिनका जिनकी बाउंड्री आपके चाइना के साथ लगती है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये आप देख सकते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री चाइना के साथ लग रही है आपकी पिथौरागढ़ जनपद की लग रही है। और नेपाल के साथ जो सीमा साझा करने वाले जनपद है, एक तो आपका पिथौरागढ़ जनपद ही है, दूसरा आपका चंपावत जनपद है, तीसरा आपका उधम सिंह नगर जनपद है। तो तीन जनपद इधर अपनी सीमा साझा कर रहे हैं, तीन जनपद आपके नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। लेकिन जो पिथौरागढ़ जनपद है ये आपके चाइना के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है, और नेपाल के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है। और नेपाल के साथ जो सबसे लंबी जो बाउंड्री बना रहा है ये आपका पिथौरागढ़ जनपद ही बना रहा है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी बाउंड्री बना रहा है। तो किसी भी टाइप से आपसे सवाल पूछें कि चाइना के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है, तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, और नेपाल के साथ आपके पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। और ये पूछ सकते हैं कि कुल कितने जनपद जो है इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, तो आपके 5 जनपद इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। 5 जनपद क्यों हुए? क्योंकि जो पिथौरागढ़ जनपद है ये आपके नेपाल के साथ भी बना रहा है और चाइना के साथ भी बना रहा है, इस वजह से संख्या घट के 4 हो जाएगी। फिर राज्यों के साथ सीमा पूछी जाती है, तो उत्तर प्रदेश के साथ भी हमारे राज्य की सीमा लगती है, और हिमाचल प्रदेश के साथ भी हमारी सीमा साझा होती है। और हिमाचल प्रदेश के साथ हमारे दो जनपद जो हैं, उत्तरकाशी जनपद और देहरादून जनपद, ये अपनी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी साझा करते हैं। वहीं यूपी के साथ जो सीमा साझा करते हैं, ये हमारे एक तो देहरादून जनपद की सीमा यूपी के साथ साझा हो रही है, हरिद्वार भी आपके यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है, पौड़ी गढ़वाल भी आपके यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और छोटा सा क्षेत्र ये आपका नैनीताल का भी आपके यूपी के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, और उधम सिंह नगर भी अपनी यूपी के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो 5 जनपद हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 जनपद ऐसे हैं जो यूपी के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है, और यूपी के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री जो है ये आपके उधम सिंह नगर जनपद की है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से डिजाइन किया जा सकता है कि यूपी के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री साझा करते हैं, तो 5 जनपद ध्यान रखना, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर। और हिमाचल प्रदेश के साथ पूछे तो देहरादून और उत्तरकाशी जनपद। तो उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जो दो राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ध्यान रखना आपका देहरादून जनपद होगा, क्योंकि ये आपके हिमाचल प्रदेश के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है, और उत्तर प्रदेश के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है। फिर अगला सवाल ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जनपद है जो किसी राज्य के साथ भी अपनी सीमा कर रहा है और अब किसी देश के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है, तो उधम सिंह नगर जनपद और उत्तरकाशी जनपद, दो ऐसे जनपद हैं जो किसी राज्य के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है और किसी देश के साथ भी साझा कर रहा है। क्योंकि जो उधम सिंह नगर जनपद है आपके यूपी के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, और नेपाल के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। वहीं जो उत्तरकाशी जनपद है आपके चाइना के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है, और हिमाचल प्रदेश के साथ भी अपनी बाउंड्री बना रहा है। तो यहाँ से किसी भी टाइप से आपसे सवाल पूछ सकते हैं। फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि गढ़वाल मंडल के कितने डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कुमाऊं मंडल से लगते हैं, तो गढ़वाल मंडल के मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कुमाऊं मंडल से अपनी साझा कर रहा है। एक तो आपका चमोली की सीमा साझा कर रहा है, दूसरा आपका पौड़ी गढ़वाल अपनी सीमा साझा कर रहा है कुमाऊं मंडल के साथ। और ये भी पूछ सकता है कि कुमाऊं मंडल के कितने जनपद हैं जो आपके गढ़वाल मंडल से अपनी सीमा साझा करते हैं, अपनी कुमाऊं मंडल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। उधम सिंह नगर और चंपावत ऐसे जनपद जो गढ़वाल मंडल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। तो यहाँ से किसी भी टाइप से आपसे सवाल पूछ सकते हो। फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड में कितने कितने आंतरिक जनपद है। आंतरिक जनपद का मतलब होता है जो किसी देश के साथ, किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो एक तो आपको रुद्रप्रयाग दिख रहा है जो किसी राज्य के साथ, किसी देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं कर रहा है। दूसरा आपका टिहरी गढ़वाल दिख रहा है, ये भी किसी राज्य और देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं कर रहा है। फिर आपका अल्मोड़ा जनपद दिख रहा है, ये भी किसी राज्य के साथ और किसी देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं कर रहा है। फिर आपका बागेश्वर जनपद दिख रहा है जो किसी राज्य या देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं कर रहा है। तो उत्तराखंड के 4 ऐसे जनपद हैं जो आंतरिक सीमा बनाते हैं, जो आंतरिक राज्य हैं, जो आंतरिक जनपद है, जो किसी देश या किसी राज्य के साथ अपनी बाउंड्री साझा नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से डिजाइन किया जा सकता है, इसलिए आप इस मैप को अच्छे से देख लेना, अपने हाथ से एक बार खुद बना लेना, और इन जितने डिस्ट्रिक्ट है उसमें उसको लिख लेना या उसको ड्रॉ कर लेना उसमें। तो जो उत्तराखंड का जो राज्य पशु है ये आपका सॉरी, उत्तराखंड का जो राज्य के वृक्ष है आपका बुरांस है, और ये आपके सदाबहार वृक्ष रहता है। ये अपनी पत्तियां कभी भी नहीं गिराता है, और ये आपके वसंत के मौसम में रंग बिरंगे फूल आपके जंगलों में बहुत आपकी जंगलों की और सुंदरता को और बढ़ा देता है।
और इसका जो बुरांस का जो वैज्ञानिक नाम है आपका रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम है। और जो बुरांस है ये आपका एक पर्वतीय वृक्ष है और इसकी जो लकड़ी होती है बड़ी मुलायम होती है और मैदानी क्षेत्र में ये देखने को नहीं मिलेगा। और ये आपके 1500 से 4000 मीटर की हाइट में जो बुरांस है ये आपके लाल रंग के देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप 11000 फीट की ऊंचाई पर जाओगे तो आपके सफ़ेद रंग का बुरांस भी देखने को मिलेगा। और बुरांस का जो फूल होता है ये आपके मकर संक्रांति के बाद धीरे धीरे खिलना शुरू हो जाता है और बैसाखी तक पूरा खिल जाता है। और जो और इसके जो औषधीय गुण होने के कारण बुरांस के फूलों का जो जूस बनाया जाता है। और ये जूस आपके जो हृदय रोग की जिसको दिक्कत है उसके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। और बुरांस से आपके रंग भी बनाया जाता है। और जो बुरांस वृक्ष है इसकी ऊंचाई जो होती है आपके 20 से 25 फीट की होती है और इसकी जो लकड़ी होती है बड़ी मुलायम होती है, बड़ी सॉफ्ट होती है। और इसका इस्तेमाल आपके ईंधन के रूप में भी किया जाता है, चारा के रूप में भी इसको किया जाता है। और इसके जो पत्ते होते हैं थोड़े मोटे होते हैं और इसको कई बार ये जो पत्ते होते हैं जहरीले होते हैं। कई बार इसको जानवरों को खिलाने से इनकी डेथ हो जाती है। और बुरांस को आपके 1974 में इसको 1974 के वन अधिनियम के तहत इसको सुरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। तो बुरांस वृक्ष के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना जो उत्तराखंड का जो राजकीय वृक्ष है ये आपका बुरांस है। और ये आपके उत्तराखंड की संस्कृति की झलक इसमें देखने को मिलती है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है आपका रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम है। और ये आपका एक पर्वतीय वृक्ष है और ये आपके मैदानी क्षेत्रों में नहीं देखने को मिलेगा। और ये आपके 1500 से 4000 मीटर की हाइट में बुरांस देखने को मिलेगा। और जब 1500 से 4000 मीटर की हाइट में इनको चटक लाल देखने को मिलेगा, यानी लाल रंग का देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप ज़्यादा ऊंचाई पर जाओगे 11000 फीट के ऊंचाई पर तो इसका आपको सफ़ेद रंग का बुरांस भी देखने को मिलता है। मकर संक्रांति के आसपास ये खिलना शुरू हो जाता है और बैसाखी तक ये पूरी तरह से खिल जाता है। और इसका जूस भी निकाला जाता है। और ये जूस आपके हृदय रोग के लिए बहुत खास रहता है और इसका रंग भी बनाया जाता है। और इसकी जो ऊंचाई होती है आपके 20 से 25 फीट तक होती है। इसकी लकड़ी जो होती है बड़ी मुलायम होती है, इसकी पत्तियां जो होती है थोड़ी मोटी होती है। और इसको खिलाने से कई बार जानवरों की डेथ हो जाती है। तो ये आपके ईंधन के रूप में भी किया जाता है और जानवरों को खिलाने के लिए भी जानवरों को भी खिलाया जाता है। जानवरों के चारे के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो जो स्थानीय लोग होते हैं उनको इसकी जानकारी होती है कि कौन सा बुरांस जहरीला है, कौन सा बुरांस जहरीला नहीं है, उनको पता रहता है इस चीज़ के मामले में। इसलिए वो अपने हिसाब से उसको देखते हैं कि किस कौन सी बुरांस को जानवरों को देना, कौन सा बुरांस नहीं देना है। ये जानकारी स्थानीय लोगों को रहती है। फिर 1974 में इसको आपके वन अधिनियम के माध्यम से इसको संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। तो ये उत्तराखंड के राज्य चिन्ह थे और इससे आगे हम उत्तराखंड के शासन प्रशासन को देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन शासन प्रशासन से पहले कुछ महत्वपूर्ण नोट्स दिए गए उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि गोरखों ने हमारे उत्तराखंड पर शासन किया था। और इन्होंने हमारे जो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही क्षेत्रों में गोरखों का कुछ समय के लिए आधिपत्य रहा था। और इन गोरखों को आपके अंग्रेजों ने हराया था। और 1815 में आते आते अंग्रेजों ने इनको पूरी तरह से यहाँ से समाप्त कर दिया था। और इसके बाद ये आपका जो उत्तरा गढ़वाल या कुमाऊं का जो क्षेत्र था आपके अंग्रेजों के अधीन चला गया था। और अंग्रेजों ने जो जब गोरखों से हमारे कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को आज़ाद किया था उसके बाद अंग्रेजों ने जो अलकनंदा का जो पश्चिमी क्षेत्र था जो कि आपके टिहरी रियासत के अंतर्गत है, ये आपके टिहरी के जो राजा थे सूरदर्शन शाह उसको सौंप दिया था। और जो अलकनंदा का जो पूर्वी क्षेत्र था जो आपके ब्रिटिश गढ़वाल के को अपने अधिकार में ले लिया था। और यहाँ पे आपकी कुमाऊं कमिश्नरी का इसको अंग बना दिया गया था। यानी यूँ बोले कि 1815 में आपके जो पश्चिमी अलकनंदा नदी का जो पश्चिमी क्षेत्र था ये आपके टिहरी रियासत के अंतर्गत आपके सूरदर्शन शाह को दिया गया था। और जो पूरी भाग था इन्होंने ये अपने अंदर रखा था या अपने अंतर्गत रखा था या अपने पास रखा था। और यहाँ पे इन्होंने कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना की थी। जबकि जो देहरादून और जो चक्राता क्षेत्र था ये भी आपके इन्होंने अपने अंतर्गत रखा था या अपने अंदर रखा था। लेकिन इनको इसको आपके सहारनपुर जो जिला था उसमें इसको शामिल किया गया था। और अंग्रेजों के शासन के आरंभ में उत्तराखंड में केवल दो राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयाँ थी। एक तो आपकी कुमाऊं कमिश्नरी थी, दूसरा आपका टिहरी रियासत था। 1839-40 में आपके ब्रिटिश गढ़वाल का जो हेडक्वार्टर था ये आपके श्रीनगर से हटाकर आपके पौड़ी लाया गया था। और 1840 में आपके पौड़ी गढ़वाल को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। 1854 या 55 में आपके कुमाऊं मंडल का जो गठन किया गया था। और इस कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय बनाया गया था आपके नैनीताल को बनाया गया था। 1871 में आपके देहरादून को आपके एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और इसको आपके मेरठ मंडल में शामिल किया गया था। 1891 में उत्तराखंड में दो और डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे और ये कुमाऊं कमिश्नर के तहत इसका इनका गठन किया गया था। और ये आपके अल्मोड़ा और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे और ये आपके 1891 में बनाए गए थे।
1 अगस्त 1949 तक कुमाऊं मंडल में आपके केवल 3 जनपद थे: पौड़ी, गढ़वाल, अल्मोड़ा जनपद और नैनीताल जनपद। 1 अगस्त 1949 में आपके टिहरी रियासत का भारत संघ में विलय किया गया था, और इसको आपके एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी इसको स्थापित किया गया था। और ये आपके गढ़वाल कुमाऊं मंडल में आपके चौथे जिले के रूप में इसका गठन किया गया था। 1960 में आपके 3 और जनपदों का निर्माण किया गया था: टिहरी, उत्तरकाशी जनपद, चमोली जनपद और पिथौरागढ़ जनपद। तो पूछ सकते हैं कि उत्तरकाशी जनपद, पिथौरागढ़ जनपद और चमोली जनपद को कब डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था? तो आपको 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। उत्तरकाशी को आपके टिहरी से अलग करके डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, चमोली को आपके पौड़ी से अलग करके डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और पिथौरागढ़ को आपके अल्मोड़ा से अलग करके डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब बना था, लेकिन अगर यही सवाल अगर ये पूछा जाए कि चमोली जनपद का जो निर्माण हुआ था, ये किस जिले से अलग करके इसका गठन किया गया था, तो थोड़ा मुश्किल सवाल हो सकता है। लेकिन आप यहाँ से अगर थोड़ा वो सीख सकते हो तो आपके लिए थोड़ा एग्जाम में ये थोड़ा आसान रह सकता है। और पिथौरागढ़ जनपद आपके अल्मोड़ा जनपद से अलग होकर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। फिर 1969 में आपके गढ़वाल मंडल का गठन किया गया था, और जो गढ़वाल मंडल है इसका जो मुख्यालय है आपके पौड़ी गढ़वाल को बनाया गया था। और टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी जो थे आपके कुमाऊं मंडल से निकालकर इसको उसके अधीन कर दिए गए थे। यानी जो इससे पहले जो कुमाऊं मंडल, जो टिहरी, पौड़ी और चमोली जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट थे, ये पहले आपके कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आते थे, लेकिन 1969 में अभी इनको आपके गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। और जो नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जनपद है, इसको आपके कुमाऊं मंडल में ही रहने दिया गया था। फिर 1975 में आपके जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट था, इसको आपके मेरठ मंडल से हटाकर आपके गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। फिर 1988 में आपको हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया गया था, या यूँ बोले कि हरिद्वार को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और इसको आपके सहारनपुर मंडल में रखा गया था। फिर जब हमारा राज्य का निर्माण हो गया था, हमारे राज्य का गठन हो गया था, तो इसको आपके सहारनपुर मंडल से हटाकर आपके गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। फिर 1995 में आपके उधम सिंह नगर जनपद को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और 1997 में आपके 3 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे: चंपावत जनपद, बागेश्वर जनपद और रुद्रप्रयाग जनपद। जो चंपावत जनपद और बागेश्वर जनपद ये आपके 15 सितंबर 1997 को बने थे, और उसके अगले दिन आपके रुद्रप्रयाग जनपद को बनाया गया था। तो ये कुछ नोट्स थे, या यूँ बोलें कि उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट कब कैसे बना, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद हम उत्तराखंड के शासन प्रशासन को देखते हैं। तो जो किसी भी राज्य का किसी देश देश के किसी अन्य राज्य की तरह हमारा उत्तराखंड का जो शासन प्रशासन है, इसका उल्लेख भी आपके संविधान के भाग 6 में दिया गया है, और ये आपके अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और संविधान के अनुरूप इन राज्य का शासन प्रशासन जो चलता है, ये आपके संसदात्मक प्रणाली के माध्यम से चलता है। और किसी भी राज्य के जो अंग होते हैं, आपके 3 प्रमुख अंग होते हैं। एक तो आपकी कार्यपालिका होती है, दूसरी आपकी विधानमंडल होता है, तीसरा आपका न्यायपालिका होती है। जो किसी राज्य की जो विधानमंडल होती है, विधानमंडल होती है आपके, जिस तरह से हमारी पार्लियामेंट बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर, ठीक इसी तरह विधानमंडल भी आपके आपकी विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद से मिलकर बनती है। लेकिन उत्तराखंड में विधान परिषद है नहीं, तो राज्यपाल और विधान सभा को मिलाकर हमारी विधानमंडल बनती है। और विधानमंडल का काम होता है कानून को बनाना, और कार्यपालिका का काम होता है इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करना। और न्यायपालिका का काम होता है जब कार्यपालिका विधायिका अपने क्षेत्र से बाहर अगर कोई काम करती है, तो न्यायपालिका उस पर रोक लगाती है। और कार्यपालिका के अंतर्गत आपके राज्यपाल, मंत्री परिषद, सचिवालय, विभाग और अधिवक्ता आते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कार्यपालिका को देखेंगे, और कार्यपालिका में हम सबसे पहले आपके राज्यपाल को देखते हैं। तो भारत का संविधान जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 153 है, ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, और इसकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो ध्यान रखना, आपके संविधान का अनुच्छेद 153 है, और राज्यपाल की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आपके 5 साल के लिए की जाती है, लेकिन इससे पहले भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं, तो इससे पहले भी उनको हटाया जा सकता है। लेकिन अमूमन ये 5 साल के लिए इनकी नियुक्ति होती है। राज्यपाल जो होता है, ये आपके राज्य का पहला नागरिक होता है, और राज्य की जो राज्य कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है, ये भी आपका राज्यपाल होता है। और राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, आपके राज्यपाल में ही नियत होती है, और जिसका प्रयोग आपके संविधान के अनुसार या तो स्वयं करेंगे, या फिर उनको उनके अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा इसके माध्यम से किया जाता है। राज्य के जितने भी समस्त कार्य होंगे, ये आपके राज्यपाल के ही नाम से किए जाते हैं, तो ध्यान रखना।
भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए आपके एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, और जिसका मुखिया जो होगा ये आपका मुख्यमंत्री होगा। तो पूछ सकते हैं कि किस अनुच्छेद के माध्यम से राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163, जिसका मुखिया आपका मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है भी आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। और ये उल्लेख आपके संविधान के अनुच्छेद 164 में किया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति आपके मुख्यमंत्री की सलाह पर आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जो ये मुख्यमंत्री और मंत्री होते हैं, ये आपके भारतीय संविधान की जो अनुसूची 3 है, इस इस अनुसूची के माध्यम से, या यूं बोले कि अनुसूची 3 के द्वारा आपके शपथ ली जाती है। और जो शपथ दिलाने का जो काम किया जाता है, जो मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाते हैं, ये आपके राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। या यूं बोलें कि जो मुख्यमंत्री हुए या मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है, तो आपका राज्यपाल दिलाता है। और भारतीय संविधान की अनुसूची 3 के माध्यम से ये शपथ लेते हैं। और आपको पता है कि संविधान की जो तीसरी अनुसूची आपके शपथ से संबंधित है। और मंत्रिपरिषद के जो सदस्य जो होते हैं, ये आपके राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद में अनेक प्रशासनिक और विधायी कार्य करती है। और मंत्रिपरिषद राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है। और मंत्रिपरिषद ही आपके विधानमंडल के पथ प्रदर्शक का और शासन की दूरी होती है, और एक विचारशील और नीति निर्णायक का एक निकाय होता है। जितने भी काम होते हैं सब मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं। राज्यपाल तो सिर्फ एक मोहरा है। और कार्यपालिका को अंग यही एक कड़ी है कि शासन की कार्यपालिका का अंग को व्यवस्थापिका से जोड़ती है। जो मुख्यमंत्री है, ये आपके राज्य की जो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है, ये आपका मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल आपका नाम मात्र का प्रधान होता है। लेकिन जितने भी काम होते हैं आपके राज्यपाल के नाम से जरूर होते हैं, लेकिन जितने भी काम होते हैं आपके मुख्यमंत्री के माध्यम से कराए जाते हैं। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और जो मुख्यमंत्री होता है, ये कार्य राज्य के किसी भी स्टेट की कार्यपालिका का आपका वास्तविक प्रधान होता है। और मुख्यमंत्री आपके राज्य के शासन का कप्तान होता है। और मंत्रिमंडल में इनकी विशिष्ट स्थिति होती है, बहुत खास स्थिति होती है। और उसके कार्यों और दायित्वों की दृष्टि जो होती है आपके प्रधानमंत्री की जैसी होती है, इसलिए मुख्यमंत्री को आपके प्रधानमंत्री का लघु रूप भी कहा जाता है। और पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। ध्यान रखना, जो सचिवालय होता है राज्य की वास्तविक कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, ये आपके जनप्रतिनिधि होते हैं। और ये आपके प्रशासन के गुणदाताओं से अवगत होते हैं। और यह आवश्यक नहीं होता है। इसलिए आवश्यक प्रशासनिक सहायता और परामर्श के लिए मुख्य सचिवों के नेतृत्व में विशुद्ध प्रशासन इकाई का गठन किया जाता है। यानी कुल मिलाकर जो सचिवालय होता है, ये आपके जितना भी शासन प्रशासन को कैसे चलाना, कैसे देखना है, ये सचिवालय का काम होता है। क्योंकि कई बार मंत्री जो होते हैं इनके पास इतना समय नहीं होता है, और नहीं कई बार इतना इनकी इस चीज़ की समझ होती है। लेकिन जो सचिवालय में जो बैठते हैं, ये आपके आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं। तो ये जितने भी शासन प्रशासन का जो स्ट्रक्चर होता है, ये आपके सचिवालय के माध्यम से चलाया जाता है। और प्रशासनिक निकाय का गठन किया गया है, जिसे राज्य सचिवालय कहते हैं। सचिवालय के प्रशासनिक जो अध्यक्ष होता है, आपका मुख्य सचिव होते हैं। और प्रत्येक विभाग में सचिव को शासन सचिव कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि शासन सचिव किसे कहते हैं, तो प्रत्येक विभाग के सचिव को आपके शासन सचिव कहते हैं। और जो आईएएस वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य होते हैं, यानी जो शासन सचिव होगा या मुख्य सचिव होता है, ये आईएएस के सबसे ऊंचा पद होता है। सचिवालय राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण का भी काम करता है, निर्देशन का भी काम करता है, नियंत्रण का भी काम करता है। यानी जितने भी अगर सचिवालय राज्य प्रशासन के जितना भी निर्देशन के काम होंगे, नियंत्रण के काम होंगे, सारे काम आपके सचिवालय से ही होते हैं। सरकारी नीति रचना हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित करना, उसका विश्लेषण कर मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना सचिवालय के ही कर्तव्य है। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का पद आपके प्रशासनिक पद सोपान में सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। जो राज्य में जो स्थान और उसके मुख्य कार्य मुख्य सचिव का है। केंद्र में वही स्थान आपके कैबिनेट सचिव का होता है, राज्य में आपके मुख्य सचिव का होता है। या यूं बोलें कि मुख्य सचिव राज्य प्रशासन की दूरी होती है। और उत्तराखंड के जो पहले मुख्य सचिव थे आपके अजय विक्रम सिंह थे। और वर्तमान में जो मुख्य सचिव है, ये आपके
वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है यार? मेरे ख्याल से अभी वर्तमान में मुख्य सचिव जो है आपके राधा रतुड़ी नहीं है, और राधा रतुड़ी जो थे उत्तराखंड की पहली महिला पहली मुख्य सचिव थी, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव थी। और वर्तमान में जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव ये आपके आनंद वर्धन है, ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना, उत्तराखंड की जो पहली महिला मुख्य सचिव थी आपकी राधा रतुड़ी थी। जो कार्यकारी विभाग या निर्देशालय होता है, ये आपके राज्य प्रशासन में मंत्री परिषद सचिवालय का तीसरा कार्यकारी विभाग निर्देशालय होता है। और ये दोनों अवयवों के संबंधित निर्माण से है, जबकि कार्यकारी विभाग जो है ये आपके इम्प्लीमेंट के लिए प्राथमिकता के रूप से जिम्मेदार संस्था है। एक शासन सचिव के अंदर कई विभाग एक शासन सचिव के अंदर कई डिपार्टमेंट आते हैं। जैसे आपके गृह सचिव के अंतर्गत आपके पुलिस हो गया, जेल हो गया, आंतरिक सुरक्षा आदि डिपार्टमेंट जो है ये आपके गृह सचिव के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न विभागों के कार्यात्मक इकाइयों नीचे तक फैली होती है, और सबके अपने अपने सबने अपने विभाजन के स्तर होते हैं। सामान्य एवं राजस्व प्रशासन में विभाग अध्यक्ष के बाद आपके मंडलायुक्त होता है, जो अपने मंडल में शांति व्यवस्था और राजस्व वसूली का काम करता है। वर्तमान उत्तराखंड में आपके दो मंडल हैं, और ये आपके गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल में आपके 7 जनपद आते हैं, और आपके कुमाऊं मंडल में आपके 6 जनपद आते हैं। और उत्तराखंड में आपके 13 जिले हैं। और मंडल के नीचे आपका जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिले होते हैं, जो उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। और जिले के नीचे आपके उप जिलाधिकारी होता है, और ये आपके इसके नेतृत्व में आपके तहसीलें होती है। और जब हमारा राज्य बना था उस समय हमारे उत्तराखंड में 49 तहसीलें थी। वर्तमान में आपकी 110 तहसीलें हैं। सामान्य सामान्य और राजस्व प्रशासन की तरह विकास प्रशासन के भी अपने स्तर होते हैं, और इसमें सबसे ऊपर आपके राज्य स्तर, फिर आपका जिला स्तर, फिर इसके नीचे आपका ब्लॉक स्तर आता है। इसके जो माध्य होता है, इससे पहले हमने ऊपर एक कॉलम छोड़ा है, इसमें कुछ नोट्स दिए गए, इसको देखने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड में सबसे पहले आपके जो कुमाऊं क्षेत्र में जो पटवारी पद का सृजन किया गया था, ये आपको 1819 में किया गया था। और 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में नियमित पुलिस व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन कमिश्नर रैमजे के कहने पर यह पूर्ववर्ती व्यवस्था को ही रहने दिया गया था। और 1874 में आपके पटवारी के कार्यों संबंधी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था। वर्तमान में जो पटवारी क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आपके लगभग 64% भाग पर यह व्यवस्था लागू है। और इस व्यवस्था में आपके पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, परगनाधिकारी, जिलाधिकारी, कमिश्नर आदि राजस्व के साथ पुलिस का भी काम करना पड़ता है। यहाँ अपराधों की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना, अपराधियों को पकड़ना राजस्व पुलिस की जिम्मेदारी है। यानी पटवारी क्षेत्र का काम आपके अपराधों की जांच करना होता है, मुकदमा दर्ज करना होता है, अपराधियों को पकड़ना राजस्व पुलिस का ही काम है। पिछले कुछ समय से राजस्व क्षेत्रों में को सिविल पुलिस के हवाले करने की मांग जोरों से उठी है। इस मांग के पीछे राजस्व पुलिस के पास एक तो अपराध रोकने के लिए पुख्ता व्यवस्था नहीं है, नहीं इनके पास इतना स्टाफ होता है, और इनके पास जानकारी भी का भी अभाव रहता है। टेक्नोलॉजी भी इनके पास इतनी नहीं रहती है। अपराधों की जांच अपराधों की जांच करना प्रभावी ढंग से न कर सकने के तर्क इनमें दिए जाते हैं, इसलिए इसको पटवारी व्यवस्था को समाप्त करके आपके पुलिस प्रशासन व्यवस्था को इसको लागू करने की कोशिश की जाती है। अंग्रेजी शासन काल में कुमाऊं में आपके 19 परगने थे, और 125 पटिया थी, जबकि गढ़वाल क्षेत्र में आपके 11 परगने थे और 86 पटिया थी। महाधिवक्ता का जो पद है, ये आपके संविधान का जो अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की जो नियुक्ति की जाती है आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो पूछ सकते हैं कि अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 165 का संबंध आपके महाधिवक्ता से है। और अनुच्छेद 165 कहता है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं। और इस पद की नियुक्ति होने के लिए आवश्यक है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और 10 साल से अधिक ही आपके न्यायिक कार्य से जुड़ा होना चाहिए, या कम से कम 10 साल से ही आपके हाई कोर्ट में अधिवक्ता का कार्य किया गया हो, यानी एडवोकेट रहे हो। तो महाधिवक्ता बनने के लिए आपको, अगर आपको महाधिवक्ता बनना है, तो एक तो आपके भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 साल आपके न्यायिक कार्य से जुड़े होने चाहिए, या फिर आपके 10 साल से हाई कोर्ट में आप अधिवक्ता का कार्य किया हो। महाधिवक्ता
माध्य वक्ता वो विधि विषयों पर राज्यपाल को सलाह देता है और राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों का संपादन करता है। तो पूछ सकते हैं कि माध्यवक्ता का क्या काम है। तो माध्यवक्ता का काम है कि राज्यपाल को सलाह देना, यानी कानून से संबंधित जितनी भी सलाह होती है आपके राज्यपाल को देना माध्यवक्ता का काम है। और राज्यपाल द्वारा सौंपे गए जो कानूनी संबंधित कार्य होते हैं उसका संपादन करना भी आपके माध्यवक्ता का काम है। और सदनों में जो सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। तो ध्यान रखना, आपके जो वाद्योक्ता या आपके राज्यपाल को सलाह देता है, सदन में आपके बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन आपके मतदान नहीं कर सकता है। और वर्तमान उत्तराखंड के जो वाद्योक्ता ये आपके SN बावलकर है, ध्यान रखना। तो माध्यवक्ता के बारे में क्या क्या ध्यान रखना, तो एक तो ध्यान रखना अनुच्छेद 165 ध्यान रखना, राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। 10 साल का आपका न्यायिक अनुभव होना चाहिए या 10 साल तक आपके एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट में। और राज्यपाल को कानूनी सलाह देना और बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। और वर्तमान आपके माध्यवक्ता आपके SN बावलकर है। इससे आगे हम उत्तराखंड की जो विधानमंडल है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो किसी राज्य की जो विधानमंडल होती है आपके जिस तरह से हमारी संसद होती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, ठीक इसी तरह हमारी जो राज्य की जो विधानमंडल होती है ये आपके राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनती है। और जहाँ पे आपकी विधान परिषद है वहाँ आपके राज्यपाल, विधानमंडल, विधान परिषद से मिलकर आप उस राज्य की विधानमंडल बनती है। हमारे राज्य में विधान परिषद है नहीं, तो राज्यपाल और विधानसभा को मिलाकर हमारी विधानमंडल बनती है। यूं बोले कि विधानमंडल के दो अंग है। राज्यपाल विधानमंडल के सबसे ऊपर राज्यपाल का पद आता है या राज्यपाल का स्थान आता है। और राज्यपाल के बिना जो है ये आपकी विधानमंडल अधूरी है, क्योंकि जितने भी कानून पास करने हैं उसमें जब तक आपके राज्यपाल के सिग्नेचर नहीं होंगे, राज्यपाल की मोहर नहीं लगेगी, तब तक वो कानून नहीं बनता है। इसलिए राज्यपाल का स्थान आपके सबसे ऊंचा रखा जाता है, क्योंकि इनके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता है। और राज्यपाल विधायी कार्यों के अंतर्गत विधानसभा को का अधिवेशन को आउट करना राज्यपाल का विधायी कार्य है। या यूं बोलें कि राज्यपाल के विधायी कार्य कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना, राज्यपाल के जो विधायी कार्य है, एक तो अधिवेशन को आउट करना, सत्रवासन करना, सत्र का विघटन करना, ये राज्यपाल के काम है, विधायी कार्य है। और इसका अतिरिक्त राज्यपाल आपके विधानमंडल के सत्र प्रारंभ होने से सदन का अभिभाषण करना, बजट पेश करवाना, सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित का निर्णय करना, या कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए उसको आरक्षित रखना, या विशेष परिस्थिति में जब सदन का सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करना, ये आपके राज्यपाल के कार्य होते हैं या उसके विधायी कार्य होते हैं। तो पूछ सकते हैं कि कई बार आपके राज्यपाल के क्या क्या कार्य होते हैं। तो ये ध्यान रखना, आपके विधानमंडल के सत्र को बुलाना और सत्रवासन करना, सदन को आउट करना, हाँ, सदन का विघटन करना, बजट पेश करवाना, अभिभाषण करना, विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना, ये सारे काम आपके राज्यपाल राज्यपाल के होते हैं। सभी राज्यपाल के विधायी कार्य होते हैं ये सारे। जो विधानसभा है आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में ये उल्लेख किया गया है कि विधानसभा की जो संरचना होगी इसमें आपके जो वयस्क मतदाताओं के द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा मिलकर बनती है। यानी भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 170 है ये कहता है कि विधानसभा की जो संरचना या विधानसभा का जो निर्माण होगा या विधानसभा में जो सदस्य बैठेंगे वो उनकी जो 18 साल से अधिक की एज के जो लोग होंगे उनके द्वारा जो चुने हुए सदस्य होंगे ये आपके विधानसभा में बैठ सकते हैं, या उनके द्वारा चुने हुए लोग ही विधानसभा में जा सकते हैं। और इस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था की गई है कि राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। तो पूछ सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से ये उल्लेख किया गया है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 हो सकते हैं और कम से कम आपके 60 हो सकते हैं। तो ये उल्लेख आपके संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। और उत्तराखंड में कुल विधानसभा की जो सीटें हैं आपकी 70 सीटें हैं। विधानसभा के जो सदस्यों का जो चुनाव होता है ये आपके वयस्क मताधिकार के आधार पर जो 18 साल से अधिक के 18 साल से अधिक एज के जो लोग होंगे वो आपके प्रत्यक्ष रीति यानी डायरेक्ट चुनाव के माध्यम से इनका मतदान किया जाता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 173 के माध्यम से आपके विधानसभा के सदस्यों के लिए निर्धारित योग्यताएं वही होती है जो लोकसभा के लिए निर्धारित की गई है। तो पूछ सकते हैं कि विधानसभा के सदस्य जो होते हैं इनकी योग्यता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 173 में, ध्यान रखना। और इनकी वही योग्यता होती है जो लोकसभा के लिए निर्धारित की गई है, यानी वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी एज आपकी 25 साल होनी चाहिए
और भारत सरकार या राज्य सरकार किसी के अधीन आपके लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संसद द्वारा बनाई गई कोई ऐसी विधि के अधीन या संसद के अधीन बनाई गई अधीन संसद के द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई गई या जो विधानसभा का सदस्य जो चुने जाने की अयोग्य ना हो। अगर मतलब कानून कुछ संसद द्वारा या विधानसभा द्वारा कुछ ऐसा कानून बनाया गया है जिस कानून पर ये पूरी तरह से नहीं उतर रहा है, तो वो चुनाव नहीं जीत सकता या चुनाव नहीं लड़ सकता है। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के बाद राज्यपाल संविधान के 30 अनुसूची के माध्यम से उनको शपथ दिलाता है। और सामान्य तो विधानसभा का जो कार्यकाल रहता है ये आपका 5 साल रहता है, लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है तो इसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि आपके आपातकाल के समाप्त होने के 6 महीने के बाद जारी नहीं रह सकती है। यानी जो विधानसभा है या आपके जिसका कार्यकाल वैसे तो 5 साल रहता है, लेकिन अगर देश में कोई संकट आ जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो इसका कार्यकाल को आपके एक एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर जब आपातकाल समाप्त हो जाए तो किसी भी कंडीशन में उसको 6 माह से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है। और विधानसभा का विघटन आपके 5 साल से पहले भी किया जा सकता है, और इसका विघटन आपके मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो पूछ सकते हैं कि विधानसभा का विघटन कौन कर सकता है। तो विधानसभा का विघटन आपके राज्यपाल कर सकता है, लेकिन राज्यपाल आपके मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद ही इसका विघटन कर सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में विधानसभा का विघटन किया जा सकता है। अगर किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है तो विधानसभा का विघटन किया जा सकता है। विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। यह संख्या किसी भी हालत में 10 से कम नहीं होनी चाहिए। तो पूछ सकते हैं कि विधानसभा में गणपूर्ति के लिए कितनी चाहिए, तो 1/10 सदस्य होने चाहिए, 10 से कम किसी भी हालत में नहीं चाहिए। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जाना आवश्यक है, और किन्हीं किन्हीं दो सत्रों के बीच का जो समय आपके 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। और विशेष परिस्थितियों में विधानसभा को विशेष सत्र भी बुलाया जाता है, और ये सत्र आपके राज्यपाल के द्वारा बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता आपके विधानसभा का अध्यक्ष करता है। तो पूछ सकते हैं कि जो विधानसभा का जो विशेष सत्र है ये किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो ये आपके राज्यपाल के द्वारा बुलाया जाता है। भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 168 है, ये 178 कहता है कि विधानसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष को चुनेगी और एक उपाध्यक्ष को चुनती है। या यूं पूछ सकते हैं आपके जो विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जो चुनने की व्यवस्था या चुनने की व्यवस्था है किस अनुच्छेद में है? तो 178 में। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 178 कहता है कि विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष चुनेगी, दूसरे को उपाध्यक्ष चुनते हैं। विधानसभा अगर भंग हो जाती है तो अध्यक्ष का जो है अध्यक्ष का जो पद है ये समाप्त नहीं होता है। ये अगले जो जब अगला चुनाव होगा, जब नवनिर्वाचित विधानसभा आएगी, उसका जो पहला अधिवेशन होगा उस पद तक ये अपने पद पर बना रहता है। तो ध्यान रखना, अगर विधानसभा का अगर विघटन भी हो जाता है तो जो उसका जो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपने पद पर बना रहता है जब तक नई विधानसभा निर्वाचित होकर नहीं आती जाती है और इसका पहला अधिवेशन नहीं हो जाता है। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल है उसको 5 साल के लिए होता है, किंतु वह इससे पहले भी उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। तो अगर अध्यक्ष को त्यागपत्र देना तो उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना तो अध्यक्ष को देना पड़ेगा। यदि अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहे तो उसे अध्यक्ष पद का त्यागना पड़ता है। ये भी ध्यान रखना, अगर किसी को अगर विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है लेकिन वो विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसको अध्यक्ष का पद भी छोड़ना पड़ता है। इसके अलावा विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के द्वारा भी इसको बहुमत के प्रस्ताव के द्वारा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, परंतु ऐसा प्रस्ताव पेश करने से पूर्व आपके 14 दिन की नोटिस देना होता है, और ये आपका अनिवार्य होता है। जब अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत हो तो अध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है, परंतु भाग ले सकता है, मत देने का पूर्ण अधिकार होता है। तो ध्यान रखना, अगर विधानसभा अध्यक्ष के प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो इसमें ये बैठक की जो अध्यक्ष उसमें उस बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है, लेकिन विधानसभा में भाग ले सकता है और मत का इस्तेमाल भी कर सकता है, लेकिन अध्यक्षता नहीं कर सकता है। विधानसभा का अध्यक्ष वही कार्य होता है जो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का होता है। विधानसभा सदस्यों की संख्या अगर देखें तो जब हमारे राज्य का निर्माण हुआ था उस समय हमारे राज्य में विधानसभा की संख्या कुल 22 थी, और उसमें विधान परिषदों की संख्या आपकी
9 सीटें थी, क्योंकि उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के साथ साथ अब विधान परिषद भी है। तो जब हमारे राज्य का निर्माण हुआ था तो 22 तो विधानसभा की सीटें थी और 9 आपकी विधान परिषद की सीटें थी। लेकिन गठन के बाद आपके 2001 में परिसीमन किया गया था, और परिसीमन के बाद हमारे जो इनकी सीटों की संख्या को बढ़ाया गया था, और इसकी बढ़ाकर आपका 70 हो गई है। और 2008 में पुनः परिसीमन किया गया था, और 2008 के बाद आपके राज्य विधानसभा में कुल 70 सीटों में से आपके जो 15 सीटें इसको आपके आरक्षित किया गया था। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड में अभी तक 2 बार परिसीमन किया गया था, 2001 में और 2008 में। और राज्य विधानसभा में कुल 70 सीटें, जिनमें से आपके 15 सीटें जो है आपके रिजर्व की गई है। इसमें 13 सीटें तो आपके एससी के लिए और 2 सीटें आपके एसटी के लिए हैं। और एक तो आपके चक्राता वाली सीट है जहाँ से आपके प्रीतम सिंह विधायक है। दूसरी आपके उधम सिंह नगर में आपकी नानक माता वाली सीट एसटी के लिए आरक्षित है। तो अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट आरक्षित, तो चक्राता वाली सीट है। दूसरी आपके उधम सिंह नगर के नानक माता वाली सीट है। अंतरिम विधानसभा को देखते हैं, अंतरिम विधानसभा का गठन कब हुआ था। तो अंतरिम विधानसभा का जो गठन हुआ था, ये आपको उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के माध्यम से उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया था। और उत्तराखंड अंतरिम विधानसभा का गठन आपके 31 विधायकों के द्वारा की गई थी। और इसमें आपके 31 विधायक में आपके जो इसमें से 22 विधायक थे, ये आपके जो 1996 में जो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें चुन के गए थे। और जो 9 सदस्य थे उसमें ये आपके विधान परिषद में गए हुए थे। और जो विधान परिषद में से जो 9 सदस्य में से जो थे, ये आपकी विधान परिषद, उनमें से एक सदस्य का जो कार्यकाल था, यह आपका 9वें सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने वाला था या समाप्त हो गया था। इसलिए जब हमारे राज्य का निर्माण हुआ था तो आपके अंतरिम विधानसभा का गठन आपके 30 विधायकों से किया गया था। उसमें आपके 22 विधायक तो आपके जो थे विधानसभा में थे, और 8 जो विधायक थे ये आपके विधान परिषद में थे। और जब हमारा राज्य बना था उस समय यूपी में आपके बीजेपी की गवर्नमेंट थी और बीजेपी के पास बहुमत था। और इसलिए उन्होंने 9 नवंबर 2000 को जब हमारे राज्य बना था तो उसी दिन आपके अंतरिम सरकार का भी गठन किया गया था। और उस समय राज्यपाल जो बनाए गए थे आपके सुरजीत सिंह बरनाला को बनाए गए थे, मुख्यमंत्री आपके नित्यानंद स्वामी को बनाया गया था। और सुरजीत सिंह बरनाला ने आपके नित्यानंद स्वामी को शपथ दिलाई थी। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड के पहले अंतरिम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपके नित्यानंद स्वामी थे। और जो अंतरिम सरकार की जो शपथ ली गई थी उसमें आपके 9 कैबिनेट मंत्री थे और 4 आपके राज्य मंत्री थे। अंतरिम विधानसभा में कुल 30 विधायकों में से 23 तो आपके बीजेपी के थे, 3 आपके सपा के थे, दो दो आपके बसपा और कांग्रेस के थे। लेकिन जब राज्य का गठन हो गया था तो जो मुन्ना सिंह चौहान है जो आपके सपा के विधायक थे, इन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और इन्होंने आपके उत्तराखंड जनवादी पार्टी का गठन किया गया था। और अब सपा के पास विधायकों की संख्या आपकी 2 रह गई है, कांग्रेस के पास भी 2 ही थी, बसपा के पास भी 2 थी। अब सबके पास सीटें बराबर हो गई, इसी वजह से किसी भी अंतरिम विधानसभा में आपके प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनाया गया था, क्योंकि प्रतिपक्ष का नेता दूसरा नंबर का जो सबसे बड़ा दल होता है उसके सदस्य को बनाया जाता है। और क्योंकि यहाँ पे सीटें सबके बराबर हो गई थी, किसी के पास भी दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी नहीं थी, क्योंकि सबके पास 2 2 सीटें थी, इस वजह से किसी को भी प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनाया गया था। मुन्ना सिंह चौहान इस समय अगर पार्टी नहीं छोड़ते तो प्रतिपक्ष का नेता बन सकते थे, लेकिन मुन्ना सिंह चौहान आपके सपा की पार्टी छोड़ दी थी। और पूछ सकते हैं कि कौन सी पार्टी बनाई थी, तो उत्तराखंड जनवादी पार्टी का गठन किया गया था। और वर्तमान में मुन्ना सिंह चौहान जो है आपके विकासनगर सीट से आपके विधायक हैं, और ये आपके बीजेपी के एक बड़े नेता हैं। नित्यानंद स्वामी ने जब मुख्यमंत्री बन गए थे उसके बाद उन्होंने 29 अक्टूबर 2001 को त्याग पत्र दे दिया था। और उसके बाद आपके भगत सिंह कोश्यारी आपके अंतरिम सरकार में दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड में अंतरिम सरकार में कितने मुख्यमंत्री बने थे। तो अंतरिम सरकार में 2 मुख्यमंत्री बने थे, नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी। और 2 मार्च 2002 तक आपके मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे भगत सिंह कोश्यारी। और कोश्यारी के की जो अंतरिम मंत्री परिषद में आपके 9 तो कैबिनेट मंत्री थे, 3 राज्य मंत्री थे। अंतरिम विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे आपके प्रकाश पंत थे। तो ध्यान रखना, अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, प्रकाश पंत थे। और उत्तराखंड विधानसभा का जो पहला सत्र हुआ था ये आपके 9 जनवरी 2001 को से शुरू हुआ था। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं उत्तराखंड के निर्वाचन देखते हैं। उत्तराखंड का जो पहला निर्वाचन हुआ था ये आपके 24 फरवरी 2002 को हुआ था। और इसमें आपके जो कांग्रेस के जो सांसद थे नारायण दत्त तिवारी, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। और नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे।
तो ध्यान रखना। और इसमें पहले जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें 4 महिलाएं जीत के आई थी, 2 कांग्रेस की थी, 2 बीजेपी की थी। और पहली जो विधानसभा थी इसमें जो विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे आपके यशपाल आर्य को बनाया गया था। तो पूछ सकते हैं कि पहले निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो आपके यशपाल आर्य को बनाया गया था। और यही यशपाल आर्य आपके अभी प्रतिपक्ष के नेता भी है। तो पहले विधानसभा चुनाव से क्या ध्यान रखना, एक तो 2002 में इसके चुनाव हुए थे, नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने थे, और 4 महिलाएं जीत के आई थी, 2 कांग्रेस से, 2 बीजेपी से। और यशपाल आर्य आपकी विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। जो दूसरे विधानसभा के जो चुनाव हुए थे आपके 2007 में हुए थे, और इसमें भी 4 महिलाएं जीत के आई थी। और इसमें आपके बीजेपी को बहुमत मिला था, और इसलिए भुवन चंद्र खंडेरी को उत्तराखंड के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया था। और विधानसभा का अध्यक्ष आपके हरवंश कपूर को बनाया गया था। जो तीसरे विधानसभा के जो चुनाव हुए थे ये आपके 2012 में हुए थे, और इसमें आपके 5 महिलाएं जीत के आई थी। और इसमें आपके गोविंद सिंह कुंजवाल को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। और ये इस समय कांग्रेस को समर्थन मिला था, या कांग्रेस के पास ज़्यादा सीटें आई थी, इसलिए विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और विजय बहुगुणा आपके 7वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। और 2014 में इन्होंने त्यागपत्र दिया था। इसके बाद आपके हरीश रावत मुख्यमंत्री बने थे 8वें नंबर के। और इसी हरीश रावत के समय आपके उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन में लागू किया गया था। चतुर्थ चौथा जो विधानसभा के जो चुनाव हुए थे ये आपके 2017 में हुए थे, और इसमें भी आपकी 5 महिलाएं जीत के आई थी। और इसमें आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत को आपके मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसमें आपके समान नागरिक संहिता के बारे में दिया गया है, इसकी तो सब आपने पढ़ ही लिया कि समान नागरिक संहिता के लिए आपके 2022 में आपके समान नागरिक संहिता को परिवर्तित कर 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। और इस कमेटी की जो अध्यक्षता की गई थी आपके रंजना देसाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और इसमें जो अन्य सदस्य, तो अब तो नहीं पूछेगा, पहले कहीं पूछ सकते थे, पर ध्यान रखना अगर ये पूछ लें कि अध्यक्ष कौन था तो रंजना देसाई, ध्यान रखना। अन्य सदस्य आपके प्रमोद कोहली थे, शत्रुघ्न सिंह थे, डॉक्टर सुरेखा डंगवाल थे, मनु गौड़ इसके सदस्य थे। और 6 महीने इसको रिपोर्ट इसका का जो कार्यकाल था कमेटी का, इसका 6 महीने था। जो पांचवी विधानसभा का जो चुनाव हुए थे ये आपके 2022 में हुए थे। और आपके इसमें बीजेपी को बहुमत मिला था। बीजेपी के पास आपके 47 सीटें आई थी, कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी, बसपा को 2 सीटें मिली थी। और भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी। और पुष्कर सिंह धामी को आपके राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शपथ दिलाई थी, और 12वें नंबर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बने थे। और पांचवी विधानसभा के जो चुनाव हुए थे इसमें 8 महिलाएं जीत के आई थी। और और इस समय जो विधानसभा के जो अध्यक्ष बनाया गया था ये आपके रितु खंडूरी को बनाया गया था। और रितु खंडूरी उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा की अध्यक्ष बनी थी, और इसको सर्वसम्मति से बनाया गया था। और इसमें आपके 8 महिलाएं जीत के आई थी। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड के कौन सी विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक महिलाएं जीत के आई थी, तो ध्यान रखना जो 5वें नंबर का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था इसमें सबसे अधिक महिलाएं जीत के आई थी। और उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा का अध्यक्ष कौन थी, तो रितु खंडूरी, ध्यान रखना। विधानसभा के अलावा जो हमारे जो विधायक होते हैं इनके पास बहुत समय नहीं होता, मंत्रियों के पास बहुत समय नहीं होता है, ना ही इनको इतनी सारी जानकारी होती है कि हर डिपार्टमेंट के बारे में इनको जानकारी हो। इसके लिए अलग अलग कमेटियों का गठन किया जाता है। विधानसभा के पास इतना समय और इतनी सुविधाएं नहीं होती है कि प्रति मामले में ये गहनता से विचार करें, इसलिए इन कमेटियों का गठन किया जाता है। और ये कमेटी आपके जैसे प्रत्यायोजित विधि निर्माण कमेटी हो गई, आश्वासन कमेटी हो गई, लोक लेखा कमेटी हो गई, निगम कमेटी हो गई, विशेषाधिकार कमेटी हो गई, याचिका कमेटी हो गई, इन कमेटियों का गठन किया जाता है। जो नेता विरोधी दल का जो नेता होता है, या विरोधी दल के जो नेता होते हैं, या आपके जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी होती है, उनको उसके नेता को, उसमें विरोधी दल के नेता को मान्यता दी जाती है। और इसको आपके कैबिनेट स्तर, जो कैबिनेट लेवल के जो मंत्री होते हैं उनके समय उनके समान इनको सुविधाएं दी जाती हैं। और इनके जो वेतन भत्ता होगा ये आपको निःशुल्क दी जाती है। यानी यूँ बोले कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके समान इनका दर्जा होता है जो विरोधी दल का नेता होता है। सचिवालय जो है, राज्य विधानसभा का अपना एक सचिवालय भी होता है, और इसकी कार्य प्रणाली आपके राज्य सरकार के अन्य सचिवालयों के सचिव पूर्णतः स्वतंत्र होती है। और सचिवालयों को विभिन्न अनुभागों में विभक्त किया गया है, जो कि आपके स्थानीय लेखा कार्रवाई या अन्य गठित समितियों का कामकाज को देखता है। फिर हम उत्तराखंड की जो संसदीय
प्रतिनिधि देखते हैं तो उत्तराखंड में आपके जो अगर संसदीय प्रतिनिधि की देखें तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। और लोकसभा की जो 5 सीटें ये कौन कौन सी, एक तो आपके अल्मोड़ा वाली सीट है, दूसरी आपकी पौड़ी गढ़वाल की सीट है, तीसरी आपकी टिहरी गढ़वाल वाली सीट है, चौथी आपकी नैनीताल और उधम सिंह नगर वाली सीट है, चौथी पांचवी आपकी हरिद्वार वाली सीट है। और प्रत्येक लोकसभा सीट के अंतर्गत आपके 14 विधानसभाएं सीटें आती है। और जो अल्मोड़ा वाली सीट है ये आपके एससी के लिए आरक्षित यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो ये उत्तराखंड के शासन प्रशासन था। इससे आगे हम उत्तराखंड की न्यायपालिका को देखने की कोशिश करेंगे। जो शासन के जो 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं आपकी, एक कार्यपालिका होगी, दूसरी आपकी विधायिका होती है, तीसरी आपकी न्यायपालिका होती है। और जो न्यायपालिका होती है इसका काम जो होता है ये आपकी विधि की व्याख्या करना आपकी न्यायपालिका का काम होता है। और विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर अगर कंट्रोल स्थापित करना तो भी ये भी आपके न्यायपालिका का काम रहता है। जहाँ तक ये निकाय विधान या संविधान से परे जाकर जब कार्य करने लगते हैं तो न्यायपालिका उन पर कंट्रोल लगाती है। तो जब विधायिका या कार्यपालिका जब अपने क्षेत्र से बाहर काम करती है तो उस पर रोक लगाने का काम जो करती है आपकी न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका जो होती है आपके नागरिकों के अधिकारों का रक्षक भी होती है और संविधान का सजग प्रहरी भी इसको कहा जाता है। और उत्तराखंड का न्याय प्रशासन हो या किसी राज्य का न्याय प्रशासन हो, उसके न्याय प्रशासन में सबसे ऊंचा आपका सुप्रीम कोर्ट होता है। और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आपके सुप्रीम कोर्ट के अधीन बहुत सारे अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। जैसे आपका जिला न्यायालय हो गया, पारिवारिक न्यायालय हो गया, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हो गया, विधिक सेवा कमेटियाँ हो गई। तो ये सब आपके हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य में सबसे जो ऊंचा जो पद न्याय के लिए जो सबसे शीर्ष पर जो होता है ये आपका हाई कोर्ट होता है। उसके बाद आपके इसके जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, फैमिली कोर्ट हो गया ना, और राज्य विधिक प्राधिकरण हो गया, ये विधिक सेवा कमेटियाँ हो गई, ये आपके हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है। जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 214 ये इसमें उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भारत के संविधान के में किस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। तो ये ध्यान रखना, आपके अनुच्छेद 214 में ये उल्लेख किया गया है। और उत्तर प्रदेश पुनर्गठन 2000 में भाग 4 के नवगठित उत्तराखंड राज्य के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया था। और हमारा उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट बना था ये आपके 9 नवंबर, जिस दिन हमारे राज्य का निर्माण हुआ था उसी दिन हमारे हाई कोर्ट का भी गठन किया गया था। और उत्तराखंड का हाई कोर्ट जो है ये आपके नैनीताल में है। और ये आपके देश में आपके 18वें नंबर का हाई कोर्ट बना था। तो हाई कोर्ट के बारे में क्या क्या याद रखना है, एक तो आपके संविधान का जो अनुच्छेद 214 के माध्यम से आपकी प्रत्येक स्टेट के लिए आपके एक हाई कोर्ट होगा। और जो हमारा हाई कोर्ट बना है आपको उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत के अधीन बनाया गया था। और इसका जो उल्लेख मिलता है ये आपके भाग 4 में मिलता है। और उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट बना है आपके 9 नवंबर को बना था और ये आपके 18 नंबर का हाई कोर्ट बना था भारत के दृष्टि से अगर देखें तो। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 223 कहता है कि इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालयों न्यायाधिकरणों का अधीक्षण का पूरा अधिकार है। वर्तमान उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृति पदों की संख्या 11 है। तो जो भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 227 ये कहता है कि हाई कोर्ट को जो अपने अधीनस्थ न्यायालय आते हैं जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट हो गया, फैमिली कोर्ट होता है, कोर्ट हो गया, तो उनको उन पे पूरी तरह से का आरक्षण करने का अधिकार है, पूरा रिसर्च करने का अधिकार, उनसे केस मंगाने का अधिकार है। और उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है इसमें आपके वर्तमान में आपके कुल 11 न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश सहित 11 न्यायाधीश होते हैं। और जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे ये आपके अशोक अभेंद्र देसाई थे। और जो पहले रजिस्ट्रार थे उत्तराखंड के ये आपके GCS रावत थे। तो कई बार पूछते हैं कि उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो अभी अशोक अभेंद्र देसाई यानी ए देसाई थे। और पहले जो रजिस्ट्रार थे ये आपके GCM रावत थे। और 2024 में उत्तराखंड में आपके PIB के रिपोर्ट के अनुसार आपके उत्तराखंड में आपके कुल 28 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, जिनमें आपके 4 ही आपके क्रियाशील अवस्था में हैं। यानी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं ये आपके जो केस जो पेंडिंग पड़े केस होते हैं उसको निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाता है। और उत्तराखंड में 28 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया था। ये रिपोर्ट PIB की रिपोर्ट के अनुसार है। और वर्तमान में 4 ही एक्टिव है, बाकी सब डट अवस्था में पड़े हुए हैं।
उत्तराखंड में लोक अदालतों की व्यवस्था भी की गई है। राज्य में लोक अदालतों की व्यवस्था भी की गई थी। जो लोक अदालतें होती है आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता देती है। और लोक अदालतें जो होती है आपके लोक अदालतों की व्यवस्था जो है ये आपके संचालन के लिए सरकार जो है ये आपको उत्तराखंड कानूनी सहायता परामर्श बोर्ड की स्थापना की गई है। या यूं बोलें जो लोक अदालतें होती है ये आपके निःशुल्क कानूनी सहायता देती है। और इसको संचालन के लिए आपके गवर्नमेंट के द्वारा उत्तराखंड कानूनी सहायता परामर्श बोर्ड की स्थापना की गई है। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड कानूनी सहायता परामर्श बोर्ड की स्थापना किस लिए की गई थी। तो आपके जो लोक अदालतें होती है उसको जो निःशुल्क सहायता दी जाती है उसको संचालन करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। राज्य के विभिन्न जिलों में आपके बोर्ड की इकाइयों का भी गठन किया गया है, जिन्हें आपकी जिला कानूनी सहायता व परामर्श समिति कहा जाता है। फिर यहाँ पे उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट का जो भवन उसके बारे में तथ्य दिए गए हैं। तो जो उत्तराखंड हाई कोर्ट जो है ये आपके नैनीताल में, और इसका जो भवन है ये आपके नैनीताल जिले में स्थित है। और इस ये आपके 100 साल से अधिक पुराना हो गया है। और इसका जो निर्माण हुआ था ये आपके 1900 में हुआ था। और इसका जो निर्माण किया था आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर सर सेंटोनी मैकडोनल्ड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, इसका गठन किया गया था। और कुछ समय के लिए इसमें आपके ब्राइस डेल स्कूल भी इसमें था। और 1962 में आपको यूपी की गवर्नमेंट ने इसको आपको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। तो जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था और उसका ये सचिवालय बनाया गया था उस समय, जब यूपी गवर्नमेंट की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी नैनीताल। और इस भवन का वो आपके RAF के अवकाश शिविर मुख्यालय के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। और नैनीताल से ग्रीष्मकालीन राजधानी हटने के बाद इसमें कई बार सरकारी कार्यालय भी इसमें इस्तेमाल किए गए थे। उत्तराखंड में अगर पंचायती राज कानून के बात करें तो उत्तराखंड पंचायती राज कानून के अंतर्गत आपकी जो न्याय पंचायतें होती हैं इसका न्याय पंचायत का गठन किया गया था। तो पूछ सकते हैं उत्तराखंड में जो न्याय पंचायतों का गठन किया गया 21 कानून के तहत किया गया। तो उत्तराखंड पंचायती राज कानून के अंतर्गत आपकी न्याय पंचायतों का गठन किया गया था। और ये आपके 500 रुपये तक के मामलों की सुनवाई कर सकती है। और जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है इसमें जो है उत्तराखंड का हाई कोर्ट ने 2017 में आपके जो हमारी जो गंगा और यमुना नदी है इसको जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया था। और इनको भी वही अधिकार दिए जाते हैं जो एक मनुष्य के लिए के अधिकार होते हैं, जो कर्तव्य होते हैं, जो दायित्व होते हैं। यही अधिकार कर्तव्य और दायित्व आपके गंगा और यमुना को भी वही अस्तित्व है जो एक इंसान का अस्तित्व है। यानी इसको जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया था। तो ध्यान रखना ये कब दिया गया था, हाई कोर्ट उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिया था 2017 में दिया था। और गंगा और यमुना को दिया गया था। और इसके वही अधिकार होते हैं जो हम सब आपके अधिकार होते हैं। फिर उत्तराखंड हाई कोर्ट के इसमें न्यायाधीश जो है कब तक कौन कौन से न्यायाधीश बने थे। तो उत्तराखंड के जो पहले न्यायाधीश बने थे आपके अशोक अवेंद्र देसाई बने थे। और ये उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और इनका समय आपके 2000 से लेकर 2003 तक के पद पर रहे थे। जो दूसरे नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश बने थे आपके सरोज होमी कपाड़िया बने थे। और ये उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। या यूँ बोले कि भारत के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद भी इन्होंने ग्रहण किया था। तीसरे नंबर के मुख्य न्यायाधीश जो बने थे आपके विकास सिरपुरकर बने थे। और इनकी पदोन्नति आपके सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। चौथे नंबर के जो न्यायाधीश बने थे आपके श्री जोसेफ बने थे। और ये भी आपके सुप्रीम कोर्ट में इनकी पदोन्नति हुई थी। जगदीश सिंह खेहर भी आपके उत्तराखंड के हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने थे। और भारत के मुख्य न्यायाधिकरण CJI का उन्होंने पद ग्रहण किया था। तो ध्यान रखना पड़ेगा जगदीश सिंह खेहर और सरोज होमी कपाड़िया जो उत्तराखंड के जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे ये आपके सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश बने थे। जो राघेंद्र सिंह चौहान ये भी आपके उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे थे। और ये आपके दिसंबर 2021 जनवरी से दिसंबर 2021 तक रहे थे। और जो KM जोसेफ है ये अभी आपके उत्तराखंड के हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे थे। और ये भी आपके सुप्रीम कोर्ट में उनका पदोन्नति हुई थी। और ये 2014 से लेकर 2018 तक उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। और इसी KM जोसेफ के समय उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड में जिस समय राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उस समय उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन थे। तो KM जोसेफ का ध्यान रखना। उत्तराखंड की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी आपकी रितु बारी बनी थी। और इनका समय आपके फरवरी से अक्टूबर तक 2024 तक के पद पर रही थी। और ये उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। उसके बाद आपके ऋतु बारी के बाद आपके गुआनाथ नरेंद्र उत्तराखंड के हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने थे। और वर्तमान में जो उत्तराखंड हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है आपके मनोज गुप्ता जी हैं।
इसके बाद हम उत्तराखंड के लोकायुक्त के बारे में देखेंगे। जो लोकायुक्त होता है ये आपके राज्य शासन प्रशासन में अधिकारों अधिकारों के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और कदाचार संबंधी शिकायतों और उनका अन्वेषण करने के लिए लोकायुक्त का गठन किया गया था। और इससे संबंधित एक नया विधेयक भी लाया गया था, और ये विधेयक आपके उत्तराखंड की विधानसभा में आपके 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया था। और इसमें आपके मुख्यमंत्री सही सभी मंत्रीगण, विधायक और आईएएस लेवल के जो अधिकारी होते हैं सब इसकी जांच के दायरे में आते हैं। तो ध्यान रखना, जो लोकायुक्त का जो गठन किया गया था, ये आपके जो किसी के अधिकारों का अगर दुरुपयोग हो रहा है, किसी भ्रष्टाचार हो रहा है, कदाचार संबंधित शिकायतों का अन्वेषण करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए आपके लोकायुक्त का गठन किया गया था। और जो लोकायुक्त विधेयक आया था ये आपको उत्तराखंड में आपके 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया था। ये ध्यान रखना, ये डेट ध्यान रखना आप। या आपसे पूछेंगे कि उत्तराखंड में नया उत्तराखंड लोकायुक्त कब आया था, तो ये आपके 2011 1 नवंबर 2011 को आपकी विधानसभा से पारित किया गया था। और इसके अंतर्गत आपके मुख्यमंत्री हुए, विधायक हो गए, डीएम सीएम सब इसके अंतर्गत आते हैं, सब इसकी जांच के दायरे में आते हैं। और नए कानून के अनुसार लोकायुक्त संगठन में जो होते हैं, एक एक तो आपका अध्यक्ष होता है और 5 इसके सदस्य होते हैं, और जरूरत पड़ती है तो 7 सदस्य भी इसके हो सकते हैं। और इसमें जो आधे सदस्य होते हैं ये आपके इनको 20 साल का अनुभव होना चाहिए, या यूं बोले कि 20 साल का अनुभव ये अब आपके विधिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए, यानी इनको कानूनी प्रक्रिया से ये लोग जुड़े होने चाहिए, 20 साल के उनको कानून की समझ होनी चाहिए। और जो बाकी आधे सदस्य इनको आपके लोक सेवा हो गया, अन्वेषण हो गया, सतर्कता हो गया, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करने, शासन, वित्त प्रबंधन, पत्रकारिता, सूचना एवं अभियांत्रिकी का में न्यूनतम 20 साल तक इनका अनुभव होना चाहिए। यानी 20 साल, 20 जो इसमें जो आधे सदस्य तो आपके कानूनी पृष्ठभूमि से होने चाहिए, और जो बाकी सदस्य हैं, इनको 20 साल का आपके किसी भी क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए, जैसे आपके भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई आपने कार्य किया हो, शासन प्रशासन में आपने काम किया हो, पत्रकारिता सूचना प्रसारण में आपने काम किया हो, अन्वेषण के क्षेत्र में काम किया हो, सतर्कता का क्षेत्र में आपने काम किया हो, तो भी आप लोकायुक्त के सदस्य बन सकते हैं। नए विधेयक के अनुसार किसी भी शिकायत की सुनवाई के लिए लोकायुक्त के 3 विंग होते हैं। एक तो आपका अन्वेषण शाखा होती है, दूसरी आपकी अभियोजन शाखा होती है, तीसरी आपकी न्यायिक शाखा होती है। और किसी शिकायती आवेदन पर आपके स्वतः किसी मामले का संज्ञान लेकर लोकायुक्त नोटिस भेज सकता है। तो जो लोकायुक्त होता है ये आपके स्वतः संज्ञान भी ले सकता है और आपको नोटिस भी भेज सकता है। और राज्य की जो विजिलेंस इकाई आपकी लोकायुक्त के अधीन रखी गई है। इसके बाद हम उत्तराखंड की जो पंचायती राज व्यवस्था उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो जो उत्तराखंड में जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी आपके 15 अगस्त 1947 को हुई थी। ये आपके संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत इसको लागू किया गया था। और 1961 में आपके पंचायती राज को आपके त्रिस्तरीय बनाया गया था। और ये अभी आपके उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति जिला परिषद 1961 के तहत इसको त्रिस्तरीय बनाया गया था। और 1994 में इसको आपके पंचायती राज को आपके संवैधानिक निकाय के रूप में इसको लागू किया गया था। और ये आपके 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको लागू किया गया था। या यूं बोले कि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये आपके 1994 में आया था। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से इसको संवैधानिक निकाय या संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इसको आपके 22 अप्रैल 1994 को लागू किया गया था। तो पूछ सकते हैं कि जो पंचायती राज है, इसको आपके संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, तो ध्यान रखना आपके 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1994 में दिया गया था। और ये लागू कब से हुआ, 22 अप्रैल 1994 को। और 1961 में आपके त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू की गई थी। उत्तराखंड में पंचायत राज की शुरुआत आपके 1947 में हो गई थी। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में 2002-3 में आपके प्रथम निर्वाचित सरकार के द्वारा थोड़ी बहुत व्यवस्था में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ यथावत इसको बनाए रखा था। और राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्यों को प्रभावी अनुक्षण हेतु पंचायती राज निर्देशालय और जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। तो पंचायती राज को करने के लिए पंचायत राज निर्देशालय और पंचायत राज अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया है। और जो स्थानीय स्वशासन होता है, ये आपके अगर स्थानीय स्वशासन की अगर बात करें तो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में आपके जिला पंचायत होती है, त्रिस्तरीय होती है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। वहीं जो नगरीय क्षेत्रों में भी आपके त्रिस्तरीय निकाय होती है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। मार्च 2008 में, या यूं बोले कि 2008 में एक पंचायत राज जो संशोधन पंचायत
पंचायती अधिनियम में आपके संशोधन किया गया था। और इसमें जो महिलाओं को जो अभी तक जो 33% का जो आरक्षण दिया जा रहा था, इसको बढ़ाकर आपके 50% कर दिया गया था। तो पूछ सकते हैं कि महिलाओं को पंचायत के क्षेत्र में आपके 50% आरक्षण कब दिया गया था? तो 2008 में दिया गया था। उत्तराखंड में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है, जो क्रमशः इस प्रकार से हैं। जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है और ग्राम पंचायत है। और जो जिला पंचायत है, ये आपके क्षेत्र पंचायत राज के सबसे शीर्ष निकाय है, और ये आपके एक निगमित निकाय है। और इसके जो सदस्यों का जो चुनाव होता है, ये आपके जो 18 साल या 18 साल से अधिक एज की जो जनता होगी, इनके द्वारा जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है, ये आपका जिला पंचायत का पीठासीन होता है। और जिला पंचायत का जो अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है, ये आपके हमारे द्वारा जो जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं, उनके द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। या यूँ बोलें कि जो जिला पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, इनका जो चुनाव होता है आपके इनडायरेक्ट तरीके से होता है। और जो सदस्य होते हैं, इनका चुनाव आपके डायरेक्ट तरीके से होता है। और जो जिला पंचायत के जो पदेन सदस्य होते हैं, ये आपके जो लोकसभा का जो सदस्य होते हैं, ये भी आपके जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। कोई राज्यसभा का सदस्य वो भी आपके जिला पंचायत का पदेन सदस्य होता है। और कोई विधानसभा का सदस्य वो भी आपके जिला पंचायत का पदेन सदस्य होते हैं। और जिला पंचायत की कार्रवाई में ये लोग भाग ले सकते हैं, मत भी दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी अविश्वास प्रस्ताव के समय ये इनको मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो अगर सिंपल क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि लोकसभा का जो सदस्य आपके जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा ये सोचेंगे आज कि लोकसभा का सदस्य या जिला पंचायत का सदस्य कैसे हो सकता है। तो ध्यान रखना, ये आपके पदेन सदस्य होते हैं। और ये आपके भाग भी ले सकते हैं, मत भी दे सकते हैं। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के कंडीशन में ये आपके मत नहीं दे सकते हैं। जिला पंचायत सचिव जो होते हैं, जिले के मुख्य विकास अधिकारी होते हैं, या पंचायत राज अधिकारी होते हैं। और जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की कमेटियों का गठन करती है, 6 टाइप की कमेटियां बनाती है। जो कि इस प्रकार आपकी, जैसे नियोजन विकास कमेटी हो गई, शिक्षा कमेटी हो गई आपकी, या यूँ बोलें कि एजुकेशन कमेटी होगी, हेल्थ एंड वेलफेयर कमेटी होगी, आपकी प्रशासन कमेटी होगी, जल प्रबंधन और जैव विविधता प्रबंधन कमेटी हो गई, निर्माण कार्य कमेटी हो गई। और इसके अलावा आपके 2 उप कमेटियां भी होती है। तो हो सकता है कि ये आपसे पूछ लें कि जिला पंचायत के सदस्यों के अधीन कितने प्रकार की कमेटियां होती है, तो 6 प्रकार की होती है। हो सकता है आपसे नाम भी पूछ ले, तो ध्यान रखना, आप नियोजन विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक और जल प्रबंधन और निर्माण कार्य से संबंधित कमेटियां हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था में शीर्ष निकाय को आपके परिवीक्षणात्मक और समन्वयकारी कार्य करने होते हैं। और जो जिला पंचायत तो आपका शीर्ष निकाय है, लेकिन जो क्षेत्र पंचायत है आपका, ये आपके त्रिस्तरीय पंचायत का एक भाग है। और क्षेत्र पंचायत जो होता है, ये आपके जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच की कड़ी होती है, या यूँ बोले इसको मध्य स्तरीय निकाय भी, निगमित निकाय है। ये क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच आता है। और इसके जो अध्यक्ष होता है, ये आपका प्रमुख होता है। और इसके जो उपाध्यक्ष हो आपके उप प्रमुख होते हैं। यानी जो ब्लॉक में जो प्रमुख बनते हैं, ये आपके क्षेत्र पंचायत के सदस्यों में से ही बनते हैं। और इसके अलावा प्रमुख के अलावा उप प्रमुख के अलावा आपके एक कनिष्ठ और एक कनिष्ठ उप प्रमुख भी होते हैं। तो जो क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं, उनका जो चुनाव होता है, ये आपके ग्राम सभा में जो आपके 18 साल से अधिक एज के जो मतदाता होंगे, उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। और क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन सदस्यों की जो संख्या होती है, आपके 20 से तो कम नहीं हो सकती है, और 40 से अधिक नहीं हो सकती है। यानी एक क्षेत्र पंचायत जो होगी, इसमें आपके 20 से कम सदस्य नहीं होंगे और 40 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। और जो क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं, उनका जो चुनाव होता है, ये आपका डायरेक्ट चुनाव होता है। और जो क्षेत्र पंचायत के जो प्रमुख, उप प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख होते हैं, इनका चुनाव आपके इनडायरेक्ट तरीके से होता है। अध्यक्ष जो होता है प्रमुख होता है, उपाध्यक्ष आप उप प्रमुख होता है। और इनका चुनाव आपके क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के द्वारा इनको चुनाव किया जाता है, या इनको निर्वाचित किया जाता है। क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले जो ग्राम प्रधान होते हैं लोग, या यूँ बोले कि जो क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं, तो क्षेत्र पंचायत के सदस्य आपके ग्राम प्रधान भी होते हैं। लोकसभा के सदस्य भी आपके क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्य भी आपके क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं। और राज्य विधानसभा के सदस्य भी आपके क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। और ये भी आपके क्षेत्र पंचायत की बैठकों में भाग ले सकते हैं, प्रस्तावों में मत दे सकते हैं। केवल प्रमुख और उप प्रमुख के अगर विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो उस कंडीशन में ये आपके मत नहीं दे सकते हैं। बाकी ये आपके भाग भी ले सकते हैं, मत भी दे सकते हैं।
इस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले जो जिला पंचायत के सभी सदस्य जो होते हैं आपकी जिला पंचायत की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में भी भाग ले सकते हैं, परंतु ये मत नहीं दे सकते हैं। तो ध्यान रखना, जो जिला पंचायत के जो सदस्य होंगे ये भी आपके क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत इनको विशेष आमंत्रण देकर इनको बुलाया जाता है। ये भाग ले सकते हैं लेकिन इनको मत देने का अधिकार नहीं होता है। और इस पंचायत के जो सचिव होता है आपका बीडीओ होता है। यह पंचायत अधिकांश कार्य अपने सदस्यों से गठित पूर्व 6 प्रकार की कमेटियां के माध्यम से कार्य करती है, जैसे आपकी क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत की मध्य की कड़ी के रूप में काम करती है। तो ध्यान रखना, जो क्षेत्र पंचायत होती है आपके जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच मध्य कड़ी का काम करती है। जो ग्राम पंचायत ये आपके त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है, और इसमें ग्राम पंचायतों के गठन हेतु एक पर्वतीय क्षेत्र में अगर किसी क्षेत्र को अगर ग्राम पंचायत बनाना है, तो अगर पर्वतीय क्षेत्र में उनकी आबादी अगर 500 तक है या 500 से कम है, तो आप 500 तक अगर उनकी आबादी क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र में अगर कम से कम 500 अगर उनकी आबादी है, तो वहाँ पे आपके ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। वहीं मैदानी क्षेत्र में कम से कम आपके 1000 और अधिकतम आपके 10,000 की आबादी होगी, तो भी वहाँ पे आपकी ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। और ग्राम पंचायत का जो गठन किया जाता है आपके विधानसभा के द्वारा किया जाता है या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। किसी भी ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या आपके 5 से कम नहीं हो सकती है, 15 से अधिक नहीं हो सकती है। और जो ग्राम पंचायत सदस्यों जो होते हैं या ग्राम पंचायत सदस्य होता है, इसका जो प्रमुख होता है आपका प्रधान होता है, और इस प्रधान का जो चुनाव होता है ये आपके डायरेक्ट चुनाव होता है। और जो आपके 18 साल से अधिक एज के जो मतदाता होते हैं, इनके द्वारा प्रधान को बनाया जाता है या प्रधान को चुना जाता है। और ग्राम सभा में एक उप प्रधान भी चुना जाता है, और उप प्रधान जो होता है ये इसका जो चुनाव होता है आपके इनडायरेक्ट तरीके से होता है। ये जो पंचायत के जो सदस्य हैं उनके द्वारा उप प्रधान को चुना जाता है। और ग्राम सभा का या यूँ बोले कि प्रधान बनने के और उप प्रधान बनने के लिए आपकी एज 21 साल होनी चाहिए। अगर 21 साल से कम है तो आप किसी क्षेत्र पे किसी गांव के ना तो प्रधान बन सकते हैं ना उप प्रमुख बन सकते हैं। आपकी एज 21 साल होनी जरूरी है। उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 की धारा 18 में ग्राम प्रधान और उप प्रधान के विरुद्ध प्रस्ताव के निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपबंध किए गए हैं। तो जो आपका जो ग्राम प्रधान और उप प्रधान होता है, तो इनके विरुद्ध आपके अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। और ये अविश्वास प्रस्ताव आपके सॉरी तो जो अविश्वास प्रस्ताव होता है ये आपके अविश्वास प्रस्ताव के दौरान आपके जो ग्राम सभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा कुल संख्या का 1/4 से अधिक सदस्यों का एक लिखित नोटिस देना होता है, और उस पर उनके सिग्नेचर होने चाहिए। और इसमें कम से कम 5 सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव आपके जिला पंचायत राज अधिकारी को के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जबकि उप प्रधान को आपके आधे से अधिक सदस्यों के नोटिस द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। और इसमें कम से कम 3 सदस्यों द्वारा आपके जिला पंचायत राज अधिकारी के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। अगर प्रधान और उप प्रधान के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पास होने की दशा में आपके डीपीआरओ प्रस्ताव की जांच करता है और एक विशेष बैठक बुलाता है। और उक्त बैठक की जो बैठक होती है उसकी जो 15 दिन के पूर्व प्रधान और उप प्रधान को सूचना दी जाती है। और ये काम आपके 30 दिन के भीतर होना चाहिए, ये आवश्यक होता है कि 30 दिन के भीतर हो। अगर प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की जो बैठक होती है उसमें जो गणपूर्ति की जो कुल निर्वाचित संख्या जो होती है आपके संख्या आधी से आधी होगी, यानी जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो गणपूर्ति की जो जरूरत होती है आपकी आधी आधी 50% होती है। और कुल सदस्यों में आधे से अधिक बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित समझा जाएगा। अगर 50% गणपूर्ति है तो आपके प्रधान के या उप प्रधान के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाएगा उसको पारित समझा जाएगा। अगर गणपूर्ति का अगर अभाव है तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा, और 1 साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। यानी अगर आपके पास आधे सदस्य नहीं है प्रधान और उप प्रधान में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, तो आपके पास गणपूर्ति का अभाव है, तो इस वजह से तो आप 1 साल तक आप किसी भी प्रधान या उप प्रधान के विरुद्ध आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। उप प्रधान के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव होता है आपके ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित समझा जाएगा। और उल्लेखनीय है कि जो प्रधान और उप प्रधान के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव होता है ये निर्वाचन के 1 साल की अवधि तक तो इसमें कोई प्रस्ताव नहीं अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। और जब उसका कार्यकाल की समाप्ति से 6 महीने रहे
6 महीने पूरी इसका तब भी इसका अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। यानी जब तक इसका 1 साल पूरा नहीं हो जाता है और जब उसके अंतिम के जो 6 महीने हो, इस बीच आपके अविश्वास प्रस्ताव प्रधान और उप प्रधान के खिलाफ नहीं ला सकते हैं। एक अथवा अधिक गांवों को मिलाकर गठित ग्राम पंचायत के तहत पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर जो सभा बनती है उसे ही ग्राम सभा कहते हैं। तो पूछ सकते हैं कि ग्राम सभा किसे कहते हैं। तो एक या एक से अधिक गांवों को मिलाकर जो गठित ग्राम पंचायत के जो पंजीकृत मतदाता होते हैं उनको मिलाकर जो सभा बनती है उसको यहाँ पे ग्राम सभा कहते हैं। और एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। और जो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है या आपका ग्राम विकास अधिकारी होता है, बीडीओ होता है। और जो बीडीओ होता है इसके अंतर्गत आपके 5 ग्राम पंचायतों का कार्य इसको देखना पड़ता है। और किसी ग्राम पंचायत की जो पहली बैठक होती है उस किसी भी ग्राम पंचायत की जो पहली बैठक होगी उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होनी जरूरी है। किसी आवास समूह को ग्राम सभा घोषित करने, उसका नाम निर्धारित करने संबंधी जितने भी काम होते हैं ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट का काम करती है। तो किसी भी क्षेत्र को अगर ग्राम सभा घोषित करना है या उससे उसका नाम निर्धारित करना, तो ये आपके राज्य सरकार का काम है। ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष साल में 2 आम बैठकें होनी जरूरी है जिसकी अध्यक्षता आपके ग्राम प्रधान करता है। और इस स्तर पर भी 6 कमेटियां बनाई जाती है, लेकिन इसमें स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर कमेटियों की जो सभापति होगी आपकी महिला ही होती है। तो ध्यान रखना, ग्राम पंचायत में भी आपकी 6 कमेटियों का गठन किया जाता है, लेकिन इसमें जो एजुकेशन, हेल्थ और जो वेलफेयर कमेटी होगी इसकी जो अध्यक्ष होती है आपकी महिलाओं को बनाया जाता है। और जो न्याय पंचायत होती है आपके 500 रुपये तक के मूल्य के मामलों की सुनवाई कर सकती है। और ये फौजदारी के छोटे मामलों पर भी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड देने का अधिकार है। और ये आपके 100 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है, लेकिन ये जेल नहीं दे सकती है। ग्राम पंचायतों के सबसे जो ग्राम पंचायतों के जो सब अभिलेख होते हैं ये आपके ग्राम प्रधान के पास होते हैं। और तथा सचिव की जो नियुक्ति होती है आपकी ग्राम पंचायत के द्वारा की जाती है। इस हम आपके इससे आगे नगर पालिका को बारे में देखने की कोशिश निकाय प्रणाली के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। तो उत्तराखंड में जो नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी आपको 1916 में संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 2016 के तहत की गई थी। 1916 के तहत की गई थी। और 1993 में जो 74वां संविधान संशोधन आया था। और इस 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपके जो नगर निकाय थे, आपके नगर निकाय प्रणाली थी, इसको आपके संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 1994 में इसको निकायों के लिए एक नया अधिनियम पास किया गया था। और उत्तराखंड के गठन के बाद नगर शासन में थोड़े बहुत संशोधन करके इसको पूर्ववर्ती कानून के अनुसार इसको चलने दिया गया है। जो नगर निगम होता है ये आपके जो नगर निगम का अगर गठन करना होता है तो उन नगरों की अगर इनकी जनसंख्या आपके मैदानी क्षेत्र में अगर 1 लाख तक है और पहाड़ी क्षेत्र में 90,000 तक इनकी अगर आबादी है तो उस क्षेत्र को आपके नगर निगम बनाया जा सकता है। और जो नगर निगमों की जो संरचना होती है इसमें एक तो प्रमुख होता है यानी महापौर होता है। उसमें आपके डिप्टी मेयर, सभासद, पार्षद भी इसमें होते हैं। और नगर का जो प्रमुख सभासद होते हैं उनका जो चुनाव होता है ये आपके 5 साल के लिए डायरेक्ट चुनाव इनका होता है। जबकि डिप्टी महापौर का जो चुनाव होता है आपके इनडायरेक्ट तरीके से किया जाता है। और वर्तमान उत्तराखंड में 11 नगर निगम है। एक तो आपका देहरादून है, दूसरा आपका हरिद्वार है, तीसरा आपका हल्द्वानी है, चौथा आपका काशीपुर है, पांचवा आपका रुद्रपुर है, छठा आपका रुड़की है, ऋषिकेश है, कोटद्वार है, श्रीनगर है, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है। तो ये उत्तराखंड के 11 नगर निगम है। और जो श्रीनगर नगर निगम है ये आपके विशुद्ध रूप से पर्वतीय क्षेत्र का एकमात्र नगर निगम है। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड में कितने नगर निगम है? 11 नगर निगम है। और जो पर्वतीय क्षेत्र का एक मात्र नगर निगम कौन सा है? तो श्रीनगर, ध्यान रखना। अगर किसी क्षेत्र को अगर नगर पालिका परिषद बनाना, अगर जिन नगरों की जनसंख्या आपके मैदानी क्षेत्र में अगर 50,000 से 1 लाख तक है तो वहाँ उस क्षेत्र को आपके नगर पालिका परिषद का दर्जा दिया जाता है। और पहाड़ों में अगर 90,000 तक की आबादी है तो भी उसको नगर पालिका परिषद का दर्जा दिया जाता है। जो नगर पालिका परिषद की जो रचना पालिका अध्यक्ष और सभासदों से होती है। और इनका ये भी आपके 5 साल के लिए डायरेक्ट तरीके से इनका चुनाव होता है। और उत्तराखंड में वर्तमान में आपके 45 नगर पालिका परिषद हैं। और जो उत्तराखंड की जो पहली नगर पालिका परिषद थी ये आपकी मसूरी थी। तो ध्यान रखना, जो नगर पालिका परिषद का गठन अगर
करना है तो अगर मैदानी क्षेत्र में तो आबादी इनकी 50,000 से 1 लाख के बीच होनी चाहिए। पहाड़ों में आपके 90,000 तक इनकी आबादी होनी चाहिए। और उत्तराखंड में आपके 45 नगर निगम है, जिनमें से पहली नगर पालिका आपकी मसूरी थी। और ये आपकी इनका जो नगर पालिका का जो अध्यक्ष और सभासद होते हैं, इनका कार्यकाल आपके 5 साल होता है और इनका डायरेक्ट चुनाव होता है। जो नगर पंचायत होती है आपके जिन नगरों और कस्बों की जनसंख्या आपके 5,000 से 50,000 तक होती है, उनको आपके नगर पंचायतों का गठन किया जाता है। अगर पंचायत के के जो अध्यक्ष और जो सभासद होते हैं, इनका जो चुनाव होता है, ये आपके डायरेक्ट चुनाव होता है और ये भी आपके 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और वर्तमान उत्तराखंड में आपके 51 नगर पंचायतें हैं, जिनमें से जो 3 नगर पंचायतें आपके यहाँ पे चुनाव नहीं होता है। और ये 3 नगर पंचायतें कौन सी, एक तो आपकी केदारनाथ है, दूसरी आपकी गंगोत्री, चौथी आपकी बद्रीनाथ है। यहाँ पे चुनाव नहीं होती, बल्कि यहाँ के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनको मनोनीत किया जाता है। तो पहले तो ध्यान रखना जी, आपके जो नगर पंचायत होती है आपके, अगर किसी नगर पंचायत का दर्जा तभी दिया जाएगा जब आबादी आपकी 5,000 से 50,000 के बीच हो। और इनका जो चुनाव होता है, ये आपका डायरेक्ट चुनाव होता है, 5 साल के लिए होता है। और उत्तराखंड में आपके 51 नगर पंचायतें हैं और तीन में से 3 नगर पंचायतों का चुनाव नहीं होता है, या बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। जो राज्य निर्वाचन आयोग है, ये आपके भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 343 के है, इसमें प्रावधान किया गया कि 30 राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। और उत्तराखंड निर्वाचन आयोग जो है, इसका जो गठन है आपके 2001 में किया गया था। और उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के जो पहले आयुक्त थे आपके श्री दुर्गेश जोशी जी थे। तो ध्यान रखना, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के माध्यम से आपके, या यूं बोले कि 243 के का संबंध जो है आपके राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग का गठन आपके 30 जुलाई 2001 को किया गया था। और ये आपके राजधानी देहरादून में स्थित है। और इसके जो पहले आयुक्त थे आपके श्री दुर्गेश जोशी जी थे। और उत्तराखंड निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 243 ई तथा अनुच्छेद 243 यू के तहत आपके पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव को संपन्न करते हैं। और ये आपके 5 सालों के अंतराल में ही चुनाव कराए जाते हैं। वर्तमान में आपके जो चुनाव आयुक्त है आपके सुशील कुमार है, श्री सुशील कुमार जी हैं। तो ध्यान क्या क्या रखना, तो एक तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के ध्यान रखना, ये आपके अनुच्छेद 43 में के क्या गया, प्रत्येक राज्य के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी देता है। और अनुच्छेद 243 ई और अनुच्छेद 43 यू कहता है कि पंचायतों और शहरी निकायों का चुनाव इनके द्वारा किया जाएगा। और ये आपके हर 5 साल के अंतर्गत ये चुनाव कराए जाते हैं। जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, इसका राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है, इसका उल्लेख आपके संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन जो किया गया था आपके 15 मई 2001 को किया गया था। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है ये आपके हरिद्वार में स्थित है। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे आपके NP नवानी थे। और इसकी जो वर्तमान संरचना की अगर बात करें, तो उसमें एक तो अध्यक्ष होते हैं और 6 इसके सदस्य होते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है आपका 6 साल होता है या 62 साल होता है, इनमें से जो भी पहले होगा उसको माना जाएगा। और जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, ये अपनी जो रिपोर्ट देता है ये आपके राज्यपाल को देता है। और राज्यपाल इसको संविधान के पटल पर रखता है या विधानसभा के पटल पर रखता है। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष आपके रविदत्त गोदियाल नहीं है, बल्कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो अभी हाल ही में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं आपके गजेंद्र जोशी को बनाया गया है। तो ये उत्तराखंड परीक्षा वाणी का जो पहला चैप्टर था, ये इसकी समाप्ति होती है। और इससे आगे हम इसके जो क्वेश्चन है उसको देखने की कोशिश कर पाएंगे। और मेरे आंसर देने से पहले आप इन क्वेश्चन को एक बार खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। तो जो इसका जो इस पहले चैप्टर का जो पहला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन है, तो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी आपका मोनाल है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि अस्कोट वन्य जो अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है, तो अस्कोट वन्य जो अभ्यारण्य जो है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार कौन सा है, तो जो राज्य पक्षी मोनाल है उत्तराखंड की, इसका जो प्रिय भोजन है ये आपका आलू है। और आलू को ये विशेष रूप से नुकसान पहुंचाती है। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड
में कांचूला कर्क है। तो जो उत्तराखंड में जो कांचूला कर्क है ये आपके कस्तूरी मृग संरक्षण प्रजनन केंद्र के लिए फेमस है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि राज्य पुष्प ब्रह्म कमल उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है आपका ब्रह्म कमल है, और इसकी उत्तराखंड में आपकी 24 प्रजातियां देखने को मिलती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि राज्य वृक्ष बुरांस का फूल लगने का समय कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है आपका बुरांस है, और इसमें जो फूल लगने का जो समय रहता है ये आपका फरवरी से अप्रैल के बीच रहता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल कितने जनपद है। तो उत्तराखंड में कुल जो है आपके 13 जनपद है। अगला सवाल कह रहा है कि कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। तो जो चक्राता वाली सीट है ये आपके अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई, जहां से अभी वर्तमान में आपके प्रीतम सिंह जी विधायक हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि अगला सवाल कथन और कारण वाला कथन कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य है। तो कथन बिल्कुल ठीक है। कारण कह रहा है कि राज्य में एक द्विसदनात्मक विधायिका है। तो कारण गलत है, कथन सही है। क्योंकि उत्तराखंड में आपके द्विसदनीय विधायिका नहीं, बल्कि उत्तराखंड में केवल विधानसभा, यहाँ पे विधान परिषद है नहीं, यहाँ पे एक सदनात्मक है। तो इसमें कथन ठीक है, कारण गलत है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि राज्य का सबसे पश्चिमी जनपद कौन सा है। तो उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जनपद जो है ये आपके देहरादून है। उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद जो है ये आपको उत्तरकाशी है। और उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद जो है आपका पिथौरागढ़ है। और उत्तराखंड का सबसे दक्षिण जनपद आपका उधम सिंह नगर है। तो ध्यान रखना। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तरांचल में ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। तो उत्तराखंड में जो ग्राम सभा की स्थापना की जाती है आपकी राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इस वजह से जो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करा कि राज्य में कितने नगर निगम हैं। तो उत्तराखंड में कुल 11 नगर निगम है, जिस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख होता है। तो जो उत्तरांचल में किसी नगर निगम का जो प्रमुख होगा इसको आपके स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए किस स्थान का चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा था। तो जो दीक्षित आयोग था ये आपके स्थायी उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के चयन के लिए इसका गठन किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। तो राज्य की कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है आपका मुख्यमंत्री होता है। और राज्य की जो कार्यपालिका का जो नामात्र का जो प्रधान होता है आपका राज्यपाल होता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवा में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो उत्तराखंड में जो महिलाओं को जो क्षैतिज आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है आपके 30% की गई है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना था। तो उत्तराखंड जो भारत का जो राज्य बना था ये आपके 27वें नंबर का तो राज्य बना था। और हिमालयी राज्य के क्रम में देखें तो 11वें नंबर का राज्य बना था। और हिमालय राज्य में अंतिम राज्य जो बना था ये आपको उत्तराखंड ही बना था। इसके बाद कोई राज्य नहीं बना है। हिमालयी राज्य का दर्जा किसी को अभी तक नहीं मिला है उत्तराखंड के बाद। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर आपके उत्तराखंड के न्यायाधीशों की जो संख्या है आपकी 11 है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है। तो उत्तरकाशी जो है आपके गढ़वाल मंडल का डिस्ट्रिक्ट है। रुद्रप्रयाग भी आपके गढ़वाल मंडल का डिस्ट्रिक्ट है। पौड़ी भी आपके गढ़वाल मंडल का डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन जो बागेश्वर है ये आपके कुमाऊं मंडल का डिस्ट्रिक्ट है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे ये आपके नित्यानंद स्वामी जी थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। और भगत सिंह कोश्यारी आपके दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे। नारायण दत्त तिवारी आपके तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे। और जो नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी थे आपके अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री बने थे। और जो एन डी तिवारी थे उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे।
अगला सवाल कह रहा है कि पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा कितनी की गई है। तो पंचायती राज संशोधन पंचायत राज में जो संशोधन किया गया था आपको 2008 में किया गया था, जिसमें महिलाओं की जो पंचायतों में जो आरक्षण की जो संख्या जो थी इसको बढ़ाकर 33% से बढ़ाकर आपके 50% कर दिया गया है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं। तो जो मोनाल पक्षी है आपके 8,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर देखने को मिलती है। इस वजह से जो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। तो ब्रह्म कमल जो है ये आपके जो केदारनाथ में भगवान शिव का जो मंदिर है वहाँ पे आपके ब्रह्म कमल को चढ़ाया जाता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग कौन सा था। तो 2011 में आपके सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन जन सेवा डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थे। तो उत्तराखंड विधानसभा की जो पहली उपाध्यक्ष बनी थी ये आपकी विजया बड़सवाल जी बनी थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है। तो उत्तराखंड की जो पहली राजभाषा थी आपकी हिंदी थी, और दूसरी जो राजभाषा बनाई गई थी आपके संस्कृत को बनाया गया था और आपके 2010 में बनाई गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल, इसमें दो सूचियां दी गई और आप एक तरफ विकास खंड दिए गए, दूसरी तरफ इसका जिला दिया गया और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो हवालवा आ गई आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, जो डुंडा है आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, जो ओखलखंडा है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है, और जो खानपुर है ये आपके हरिद्वार में स्थित है। तो इस तरह से अगर आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद आपका चमोली है और सबसे छोटा जनपद आपका चंपावत जनपद है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के जनपदों का सही क्रम कौन सा है। तो उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा जो राज्य है जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से चमोली है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जनपद आपका उत्तरकाशी है। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जनपद आपका पिथौरागढ़ है। चौथे नंबर का सबसे बड़ा जनपद आपका पौड़ी है। पांचवें नंबर का सबसे बड़ा जनपद आपका नैनीताल है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। यानी चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल जो है उत्तराखंड के सबसे बड़े जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला सवाल कह रहा है कि राज्य में कुल 5 लोकसभा की सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित है। तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें जिनमें एक सीट आपके एससी के लिए रिजर्व है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा और ये आपकी अल्मोड़ा वाली सीट रिजर्व की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य सेवा में एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण कितना दिया गया है। तो इस उत्तराखंड में एससी के लिए जो आरक्षण का जब प्रावधान है आपको 19% है। एसटी को आपके 4% दिया जाता है और ओबीसी को आपके 14% का आरक्षण दिया जाता है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि राज्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और राज्य आंदोलनकारियों को कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है। तो उत्तराखंड में जो स्वाधीनता सेनानी थे इनको आपके 2% का आरक्षण दिया गया है और जो राज्य आंदोलनकारी थे इनको आपके 10% का आरक्षण दिया गया है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में भूतपूर्व सैनिकों के खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है। तो उत्तराखंड के जो भूतपूर्व सैनिक इनको आपके 5% का आरक्षण दिया गया है और जो उत्तराखंड के जो खिलाड़ी इनको आपके 4% का रिजर्वेशन दिया गया है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर जिले कब बने थे। तो ये आपके 1997 में रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत जनपद को बनाया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि किस जिले में सर्वाधिक गांव है। तो पौड़ी गढ़वाल जनपद में सबसे अधिक गांव है। इस वजह से जो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो जो गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन किया गया था। तो उत्तराखंड में प्रथम निर्वाचन विधानसभा का जो गठन किया गया था आपका 2002 में किया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि इनमें कौन सी तहसील सही सम्मिलित नहीं है। तो जो घनसाली तहसील है आपकी टिहरी में है। मोरी तहसील आपकी चमोली में है। बेरीनाग तहसील आपकी पिथौरागढ़ में, सॉरी इसमें गलत हो गया, जो
घनसाली तहसील है आपकी टिहरी गढ़वाल में सही सुमेलित है। जो विकासनगर तहसील है आपके देहरादून जनपद ये भी सही सुमेलित है। जो बेरीनाग तहसील है भी आपके पिथौरागढ़ जनपद ये भी सही सुमेलित है। लेकिन जो मोरी तहसील है आपके चमोली में नहीं बल्कि आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न जिलों में से कौन सा ब्लॉक इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो जो सल्ट ब्लॉक है आपका अल्मोड़ा जनपद ये सही सुमेलित है। जो पुरोला ब्लॉक है आपको उत्तरकाशी जनपद में ये सही सुमेलित है। जो थराली ब्लॉक है आपके चमोली जनपद ये सही सुमेलित है। लेकिन जो गरुड़ ब्लॉक है आपके हरिद्वार में स्थित नहीं है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो इन जिलों में जो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला ये आपका हरिद्वार जनपद है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो उत्तराखंड की जो पहली महिला राज्यपाल थी आपकी श्रीमती मार्गरेट हलवा थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है। तो जो लोक सेवा आयोग है अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो देता है ये आपके राज्यपाल को देता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड में मंत्रिपरिषद के अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में जो अधिकतम मंत्री हो सकते हैं आपके 12 हो सकते हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है। तो उत्तराखंड में एसटी के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया है आपके 2 सीटों पर दिया गया है। इस वजह से जो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड का राज्य के पुष्प कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है ये आपका ब्रह्म कमल है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिर्देशक कौन थे। तो उत्तराखंड के जो पहले पुलिस महानिर्देशक थे आपके अशोक कांत शरण जी थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ था। तो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड आपके 1 जनवरी 2007 से हुआ था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोनाल किस राज्य का पक्षी है। तो मोनाल जो है आपका उत्तराखंड का भी राज्य पक्षी है और हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है। इस वजह से जो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे। तो उत्तराखंड के जो पहले राज्यपाल थे आपके सुरजीत सिंह वनाला जी थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री आपके नित्यानंद स्वामी थे। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड में कितने विकास खंड है। तो उत्तराखंड में आपके विकास खंडों की जो संख्या है आपकी 95 है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के खेल कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो राज्य के खेल है ये आपका फुटबॉल है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष जो है बुरांस है ये सही सुमेलित है। उत्तराखंड का जो राज्य के खेल है आपका बैडमिंटन नहीं बल्कि उत्तराखंड का राज्य खेल है आपका फुटबॉल है। इस वजह से ये सही सुमेलित नहीं है। उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी आपके मोनाली ये सही सुमेलित है। उत्तराखंड का जो राज्य पशु है आपका कस्तूरी मृग ये भी सही सुमेलित है। जिसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो उत्तराखंड में लोकसभा की आपकी 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की आपके 70 सीटें हैं। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें। तो 3 सीटें उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि कुमाऊं मंडल में कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को टच करते हैं। तो कुमाऊं मंडल के 4 जनपद ऐसे हैं जो आपके गढ़वाल मंडल से अपनी सीमा साझा करते हैं। इस वजह से डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव कौन थे। तो उत्तराखंड के जो पहले मुख्य सचिव थे ये आपके अजय विक्रम सिंह थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ है। तो लाल बहादुर राष्ट्रीय जो प्रशासनिक अकादमी है आपकी मसूरी में स्थित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कर रहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे आपके एनपी नवानी थे। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि कुमाऊं मंडल में कितने जनपद हैं। तो कुमाऊं मंडल में आपके 6 जनपद हैं और गढ़वाल मंडल में आपके 7 जनपद हैं। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य की जो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति की जाती है आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है। तो उत्तराखंड में नगर निगमों
नगर निगम के जो मेयर का जो चुनाव किया जाता है ये आपके प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल क्या है, कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? तो कौशिक कमेटी का गठन आपके 1994 में किया गया था। इस वजह से ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो राज्य मंत्रिपरिषद में आपके मुख्यमंत्री सहित आपका अधिकतम जो आपके 12 मंत्री हो सकते हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन हो आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था आपके 17 मार्च 2016 को लागू किया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल करें कि उत्तराखंड के छठे नंबर के राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड में जो छठे नंबर के जो राज्यपाल बने थे आपके डॉक्टर कृष्ण कांत पॉल जी बने थे और इन्हीं के समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अगला सवाल कह रहा है कि राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य के जो विधानसभा के जो पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे आपके यशपाल आर्य जी थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि किस वर्ष नैनीताल को यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? तो नैनीताल को जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था आपके 1962 में बनाया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि कौन विधानसभा की सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है? तो जो नानक माता वाली सीट है ये आपके अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो उत्तरांचल का जो नाम परिवर्तन करके उत्तराखंड कर दिया गया था यह अधिनियम आपके 2006 में आया था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड का वो कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? तो गैरसैंण जो है आपके चमोली में और ये उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की जो घोषणा की थी आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने की थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो राजकीय वृक्ष है आपका बुरांश है। इस वजह से जो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य किस तिथि को अस्तित्व में आया था? तो उत्तराखंड आपके 9 नवंबर 2011 को सॉरी 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के कुल कितनी सीटें थी? तो अविभाजित उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा में जो उत्तराखंड की जो सीटें थी आपकी 22 सीटें थी। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार में उत्तराखंड निम्न में से कौन सा वर्ष 2019 मानव संसाधन विकास या शिक्षा मंत्री थे? तो 2019 में जो केंद्र सरकार में जो शिक्षा मंत्री थे आपके रमेश पोखरियाल निशंक जी थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य विधानसभा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित कर दिए गए थे? तो जो राज्य पुनर्गठन जो हस्ताक्षर राष्ट्रपति के द्वारा जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सिग्नेचर करे थे या आपके 28 अगस्त 2000 को करे थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस कमेटी ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने के रूप में अस्वीकार कर दिया था? तो जो दीक्षित आयोग था ये आपके इसने आपके गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने के लिए स्वीकार नहीं किया था या इसको रिजेक्ट किया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये आपके 30% का प्रावधान किया गया है। इस वजह से जो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन है? तो यमुना घाटी में जो स्वैच्छिक चकबंदी के जो प्रणेता थे आपके स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थान में उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकादमी अवस्थित है? तो ये आपके भोपाली में स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लिया जाता है? तो जो स्थानीय मेलों पर जो टैक्स लगाया जाता है ये आपके ग्राम पंचायतों के द्वारा लिया जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% कब बढ़ाया गया था। तो उत्तराखंड में पंचायती राज में जो संशोधन किया गया था आपके 2008 में किया गया था और 33% से बढ़ाकर इन महिलाओं को आपके 50% का आरक्षण दिया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि इसमें कथन और कारण वाला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड में शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं शामिल है। तो कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड में जो शहरी स्थानीय निकाय इसमें त्रिस्तरीय संस्थाएं इसमें स्थित है। कारण कह रहा है कि श्रीनगर उत्तराखंड में विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र का एकमात्र नगर निगम है। तो कारण भी ठीक है। जो श्रीनगर है ये आपके एक नगर निगम है और ये आपके पर्वतीय क्षेत्र का एकमात्र नगर निगम है। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला पहला नगर निगम कौन सा है। तो जो श्रीनगर ये आपका एक नगर निगम है और ये आपके पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला पहला नगर निगम है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया था। तो उत्तराखंड की जो पहली मुख्य सचिव बनाया गया था आपके राधा रतौड़ी को बनाया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की पहली विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी थी। तो उत्तराखंड की जो पहली विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें 4 महिलाएं जीत के आई थी। 2 कांग्रेस की थी और 2 बीजेपी की थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन नहीं रहे थे। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश आपके विकास श्रीधर सिरपुरकर भी रहे थे। जगदीश सिंह खेर भी आपके उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे थे। राघवेंद्र सिंह चौहान भी आपको उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। लेकिन पंकज पुरोहित उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट की जो पहली मुख्य न्यायाधीश थी आपकी जस्टिस रितु बारी थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर का जो अंतिम सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो उत्तराखंड में जो लोकसभा की 5 सीटें हैं जिनमें से आपके एक सीट आपके एससी के लिए आरक्षित है और ये आपकी अल्मोड़ा वाली सीट आरक्षित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और उत्तराखंड परीक्षा वाणी के चैप्टर के ये पहले चैप्टर की समाप्ति भी यही होती है। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने यार दोस्तों के साथ भाई बंधुओं के साथ इसको जरूर शेयर करना। धन्यवाद।